दोस्तों कहा जाता है डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी आप किसी भी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, जब भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपका फोकस होता है कितने जल्दी और कैसे इस टास्क को अचीव कर लिया जाए। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम उस डायरेक्शन की, उस दिशा की बात नहीं करते और इसे कहीं ना कहीं हमारी जर्नी में भूल जाते हैं। तो आज की क्लास में मैं संदीप पवार आप लोगों का एमपीपीएससी उत्कर्ष के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये उस दिशा के बारे में होने वाली है जो कहीं ना कहीं आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की जर्नी को आगे बढ़ाने वाली है। सो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रिपरेशन अपने आप में एक जंग लड़ने से कम नहीं है, और इस जंग लड़ते हुए न जाने कितने ही सुख दुख, न जाने कितनी अच्छी बुरी बातें, न जाने कितने स्ट्रेस, कितनी एंजाइटी हमें आपको झेलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी जर्नी है भाई। 3 स्टेजेस है एग्जाम के, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और किसी भी स्टेज में रुकना और फिर से तैयारी स्टार्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पर आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएस से कुछ प्राइमरी स्टेज के बारे में, जिससे माना जाता है कि यदि आपने एक बार प्रीलिम्स निकाल लिया तो फिर दोबारा प्रीलिम्स निकालने में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कि इस तैयारी के दौरान आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपकी तैयारी में क्या कमी होगी, उन कमियों को कैसे आप पूरा कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस होंगे जिनकी बात आप लोग करेंगे बेसिकली, या जिन सोर्सेस को आप प्रेफर करके अपनी तैयारी को एक नया और अच्छा मोड़ दे सकते हैं। साथ ही आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने आसपास के जो इररिलेवेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो आपकी तैयारी में किस तरीके से पॉजिटिव तो ऐड नहीं कर रहे हैं कुछ, बट नकारात्मक रूप से आपको डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। सो आज की क्लास का जो एजेंडा है हमारा, वो बेसिकली क्या होने वाला है, वो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ऑफलाइन क्लास के टाइम पे या फिर ऑनलाइन वीडियोस में जब कमेंट हम लोग देखते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स का कमेंट होता है कि सर एमपीपीएससी सोच तो लिया है कि करना है और प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है, बट इन बिटवीन आने वाले जो हर्डल्स है उनसे कैसे लड़ा जाए। कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर पीएससी को हम जॉब के साथ में कैसे कैरी आउट कर सकते हैं, कैसे हम कंटिन्यूअसली जॉब के साथ में पीएससी कर पाएंगे। सर पीएससी के टाइम पर जो स्ट्रेस होता है बेसिकली प्रिपरेशन, ऑब्वियसली वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब कौन है सर, इंसान हैं। और इंसान है तो नो डाउट आपकी लाइफ 24/7 या फिर 365 डेज हमेशा एक जैसी नहीं होगी। इन बिटवीन कई सारी प्रॉब्लम्स आएगी, और अभी जिस फेज में हम लोग हैं बिल्कुल कि एग्जाम सर पे है, एग्जाम डेट आ गई है और एग्जाम हमारा होने वाला है। तो इस टाइम पर ये चीजें कुछ ज्यादा ही हो जाती है। एक और नॉर्मल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के बीच में देखने को मिलता है, दैट इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि सर टाइम कैसे मैनेज करेंगे हम लोग। अब ऑब्वियसली ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं सर, इंपॉर्टेंट सोर्सेस कौन कौन से हम लोग यूज करें जिससे कि पीएससी की जर्नी को बहुत आसान बनाया जा सके। तो आज की क्लास में हम लोग आपके कई सारे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिन क्वेश्चंस को, या जो क्वेश्चंस आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का काम करते हैं। तो चलिए पहले उस बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि सर एक स्टूडेंट के मन में कौन कौन से क्वेश्चन इस दौरान आने वाले हैं, या कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके दिमाग में होंगे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं चीजों की बात करेंगे आज। और ये प्रश्न क्या है आपके दिमाग में, ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सो पहले क्वेश्चन की यदि बात करूं तो पहला ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर पीएससी का जब सिलेबस देखते हैं तो पहली बात तो सर 10 यूनिट है, 10 यूनिट में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। इतने सारे टॉपिक्स को कैसे कवर करेंगे हम लोग। और टॉपिक्स को सिर्फ कवर ही नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ना होता तो ठीक है, आप 10 दिन का टाइम निकाल के, महीने भर का टाइम निकाल के इजिली इन टॉपिक्स को पढ़ सकते थे। बट द प्रॉब्लम इज कि इन टॉपिक्स को आपको याद भी करना है, और सिर्फ याद ही नहीं करना है, एग्जाम टाइम में याद आए उस वे में आपको इनको आपके माइंड में रखना होता है। तो इतने बड़े सिलेबस से आप कैसे डील करेंगे, उस क्वेश्चन से डील करेंगे हम लोग। दूसरी प्रॉब्लम जो भी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे, टाइम मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, बात एक्चुअल में ये है कि थ्रू आउट द ग्लोब हमारे यहाँ पर हर एक व्यक्ति के पास में 24 आवर्स ही होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि उस 24 आवर्स का हम लोग यूटिलाइजेशन कैसे करें जिससे कि हम लोग उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। क्योंकि आप अंबानी से लेकर एलन मस्क तक जाइएगा, उनके पास भी 24 आवर्स ही हैं, पर वो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर सकते हैं, इतने सारे मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, तो क्या हम पीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। और
स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जो स्टूडेंट्स जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के बीच में, दैट इज अबाउट क्वालिटी रिसोर्सेज। है क्या एक्चुअल में कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो पीएससी की प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, जिन्होंने साल, 1.5 साल, 2 साल तक प्रिपरेशन करी है, बट एट द एंड जब एग्जाम आता है तो उनके पास में वही रिसोर्सेज की कमी, सर ये टॉपिक कहां से कवर कर ले, इस यूनिट में क्या पढ़ ले, इस यूनिट में क्या छोड़ दे। तो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की कमी मार्केट में यू कह ले, या फिर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज तक ना पहुंच पाना, ये भी स्टूडेंट के जो जर्नी है उसमें एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जो आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि सर कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट रखा जाए। ऑब्वियस सी बात है, आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए जो है वो है हमारा मोबाइल फोन। उस मोबाइल फोन के होते हुए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के होते हुए, इतने सारे आसपास लोगों के होते हुए हम कैसे हमारी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट रखेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ साथ कंसिस्टेंसी तो ठीक है सर, इसको जैसे तैसे हम लोग मैनेज कर लेंगे। मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, चलिए भाई कंसिस्टेंट हो गया आप। बट द प्रॉब्लम इज अबाउट फोकस, कि सर फिर हम फोकस कैसे करेंगे भाई, कि पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया, पता चला कि आप 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं 3 घंटे, बट इन 3 घंटों में आपने 30 बार तो मोबाइल चेक कर लिया, 4 बार तो आप चाय पीने चले गए। दैट मीन्स कि द प्रॉब्लम इज कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे आप अपने आप को फोकस्ड करेंगे, इस चीज को डील करेंगे हम लोग आज। फिर स्ट्रेस और एंजाइटी, इस समय की यदि मैं बात करूं तो स्टूडेंट के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर यही होता है कि सर ऑब्वियस सी बात है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पिछले 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर जैसे ही एग्जाम आता है, एग्जाम में स्ट्रेस और एंजाइटी उनके पेपर को बर्बाद करके रख देती है। द प्रॉब्लम इज नॉट कि उन्होंने पढ़ा नहीं है या उनको चीजें आती नहीं है, द प्रॉब्लम इज कि सर स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से जो चीज पढ़ी हुई है, जो चीज बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में है, उन चीजों को भी कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं सर। तो आज क्लास में ये भी बात करेंगे कैसे आप स्ट्रेस को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक पीयर प्रेशर होता है सर। पीयर प्रेशर क्या होता है कि भाई एग्जाम का समय है और एग्जाम के समय में आपके आसपास कई सारी दीदियां होगी, कई सारे भैया लोग होते हैं जो वेटरन एस्पिरेंट्स होते हैं बेसिकली, कि सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज तक प्रीलिम्स निकला नहीं है। बट यदि आप उनसे बात करेंगे तो 100 बातें आपको ज्ञान की ओर बता देंगे जो आपकी तैयारी को पॉजिटिवली तो अफेक्ट नहीं करेगी, हाँ नेगेटिवली जरूर अफेक्ट करेगी। तो कोशिश करना है इस समय पर ऐसे भैया और दीदियों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम में कोई पॉजिटिव चीजें एड ऑन नहीं कर रहे हैं, ये आपको अल्टीमेटली किसी न किसी तरीके से क्या कर रहे हैं सर, स्ट्रेस और एंजाइटी देने का ही काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों से आप कैसे दूर रहेंगे, उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि इतना कंपटीशन है सर। एक प्रॉब्लम पीसीएस में ये भी है कि पीसीएस में पोस्ट्स बहुत कम है। पोस्ट्स कम होने के साथ साथ क्या है सर कि स्टूडेंट्स इतने सारे हो जाते हैं, तो इस कंपटीशन में हम कैसे आगे आएंगे, हम कैसे इस कंपटीशन के साथ में लड़ पाएंगे, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिमाग में स्टूडेंट्स के होता है। और कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सर कई सारे स्टूडेंट है जो इंदौर, भोपाल, जबलपुर यहाँ बैठकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने तो ऑनलाइन कोर्स लिया था, उसमें भी सर कंसिस्टेंटली हम लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए या फिर चीजें समझ में नहीं आ पाई, तो हम कैसे उन चीजों को कंपीट कर पाएंगे, हम कैसे उनके साथ में अपने स्टैंडर्ड को मैच कर पाएंगे। तो आज की क्लास आप कंप्लीट देखिएगा। ये जो कंपटीशन वाला फोबिया है आपके माइंड में, कहीं ना कहीं ये भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग से क्या हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए। देन वी विल डिस्कस अबाउट कि सर करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें। और पीसीएस के जब करंट अफेयर्स की बात आती है तो आप यदि पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीसीएस इज नॉट सर्टेन अबाउट करंट अफेयर्स। वो कभी 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी 10 क्वेश्चन पूछ लेगा, 15 क्वेश्चन पूछ लेगा। और पीसीएस में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी इस लेवल के होते हैं, या फिर मैं यूं कहीं कि जिनका कोई लेवल नहीं होता है। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज करंट अफेयर्स के नाम पे पीसीएस जो समझ में आता है, जैसा मन में आता है वैसा क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा। तो इतनी सारी चीजें सर 365 डेज में। और अब तो आप लास्ट ईयर का पेपर देखने के बाद में ये भी नहीं कह सकते कि सर पीसीएस में कोई स्पेसिफिक ईयर्स या फिर कोई स्पेसिफिक डे हम लोग डिसाइड कर ले कि यहां से लेकर यहां तक के लिए आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपके करंट अफेयर्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि पीसीएस 3-4 साल पुराना करंट अफेयर्स उठाकर पूछ लेता है आपसे, तो उसको कैसे आप डील करेंगे, जो कि एक बहुत मेजर इश्यू है कि इतने सारे करंट अफेयर्स में से कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी पढ़ ले हम लोग जिससे कि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस बन पाए। तो ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक आपके दिमाग में होंगे। और आज की क्लास में मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कैसे भी करके ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊं। और
यदि आपकी इस प्रिपरेशन में मैं अपनी तरफ से थोड़ा भी पॉजिटिव कुछ ऐड कर पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो कोशिश कीजिएगा कि आज के लेक्चर को आप कंप्लीट देखें और वन बाय वन अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम के साथ में डील कर पाएंगे। तो चलिए, दीज आर बेसिकली द प्रॉब्लम्स जो एक स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रही है। आप भी जब पढ़ने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता होगा कि भाई यहां से पढ़ना स्टार्ट करें, यहां से पढ़ना स्टार्ट करें, टाइम इतना कम है, कैसे मैनेज करें, इतना बड़ा सिलेबस है, स्ट्रेस अलग हो रहा है, एंजाइटी अलग हो रही है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिनके साथ में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इन चीजों की बात करें। सो देखिए, सबसे पहली जो चीजें हैं आपको इस पूरी प्रिपरेशन में ध्यान रखना है, और वो चीजें क्या है सर? सबसे पहले देखिएगा, पीसीएस का सिलेबस जानना इज कंपलसरी। पीसीएस के एग्जाम का पैटर्न जानना इज कंपलसरी। विदाउट पैटर्न, विदाउट सिलेबस आप ये नहीं कह सकते कि आप एमपीपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उसी तरह से हो जाता है कि आप बैटल फील्ड में चले गए, आप युद्ध स्थल पर पहुंच गए, युद्ध भूमि में जाने के बाद में आप अपने वेपन ढूंढ रहे हैं कि मेरे हथियार तो मैं घर ही छोड़ आया। तो जब भी आप युद्ध भूमि में उतरे तो आपके दो वेपन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो मेरा मानना है कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट वेपन होता है आपका, जो कि आपको एक आइडिया देगा कि कैसे आपको चीजें पढ़नी है, किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को छोड़ना है। तो सबसे पहले जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर आपके दिमाग में चल रहा है तो 100 चीजें छोड़ के आपको फोकस करना है सिलेबस पर। साथ ही साथ ये सिलेबस क्या करेगा, आपको एग्जाम पैटर्न की एक अंडरस्टैंडिंग देगा। आपको कोशिश करना है कि आप पीवाईक्यूज देखें। जब आप सिलेबस देख लेते हैं तब नेक्स्ट चीज आती है सर पीवाईक्यूज, कि हमको पीवाईक्यूज देखना है। पहले एक एनालिसिस करेंगे हम लोग पुराने क्वेश्चंस का, उन क्वेश्चंस के बेसिस पर सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स मेंशन हैं। उन टॉपिक्स के बाद में ये देखेंगे कि इन टॉपिक्स में से सर प्रीवियसली या फिर प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनसे फ्रिक्वेंटली पीसीएस क्वेश्चंस पूछते आए हैं। तो इन चीजों से डील करेंगे हम लोग। देन वी विल गोना डिस्कस अबाउट कि सर कलेक्ट स्टैंडर्ड सोर्सेस। अब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज कि स्टूडेंट्स ने साल, 1.5 साल, 2 साल तक प्रिपरेशन करी और जब एग्जाम आया तो हाथ में प्रॉपर नोट्स भी नहीं है। नोट्स नहीं है इन द सेंस उनके पास में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के नोट्स नहीं है। तो दूसरा काम आपको करना है एज अ स्टूडेंट कि आप क्या करेंगे, जितने भी सोर्सेस हैं उन सोर्सेस को कलेक्ट करेंगे। सोर्सेस कलेक्ट करने का मतलब रिलेवेंट सोर्सेस होने चाहिए आपके पास में। ऐसा ना हो कि भाई हमने सर जो भी मार्केट में जैसे भी सोर्सेस है, चाहे ऑथेंटिक है नहीं है, चाहे हमारे काम के है नहीं है, हमने तो बस उन सोर्सेस को उठा लिया है। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक फिर भी चीजें सही होती है। प्रॉब्लम तब होती है कि आपने किसी ऐसे सोर्स से चीजें पढ़ी जहां पर चीजें गलत लिखी हुई है, और वो पढ़ने के बाद में फिर आपका एग्जाम में बनता हुआ क्वेश्चन उस बुक की वजह से, उस नोट्स की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। तो सेकंड चीज हम लोग किस चीज पर फोकस करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड सोर्सेस को आपको कलेक्ट करना है। एज अ स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप सिलेबस देखें। एज अ स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप ऑथेंटिक सोर्सेस कलेक्ट करें। ऑथेंटिक सोर्सेस में कौन कौन से सोर्सेस, तो हम लोग वन बाय वन यूनिट वाइज बात करेंगे कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, किस पर्टिकुलर यूनिट के लिए आप कौन सा सोर्स को रेफर कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, देन आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आप लोगों से कि डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। मतलब आप कितना टाइम पढ़ते हैं, आप कितनी देर तक पढ़ते हैं, आप कितने दिनों तक पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। सर मैंने पिछले 15 दिन से खाना नहीं खाया है, 15 दिन से कंटिन्यूअसली पढ़ रहा हूं। सर मैं महीने भर से नहाया नहीं हूं, कंटिन्यूअसली पढ़ रहा हूं। तो इट इज नॉट अबाउट दैट, द थिंग इज अबाउट कि सर हमारे पास में क्या एक प्रॉपर डायरेक्शन है, क्या हम एक प्रॉपर प्लान लेकर बैठे हुए कि यदि मैंने 10 दिन पढ़ना है नेक्स्ट, तो उन 10 दिनों में मुझे कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से यूनिट्स को क्या करना है, कवर करना है। जब तक आपके पास में एक प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपको जाना कहीं और है और आप किसी और डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। और याद रखना मेरे दोस्त, आपकी स्पीड कितनी भी ज्यादा हो, जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं हो, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि जाना कहाँ है, किस रास्ते से जाना है, तब तक आप वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे। और यदि पहुंच भी गए तो बहुत देर हो जाएगी। सो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने टाइम को, अपने स्केड्यूल को क्या करें, प्रॉपर आवर्स में, प्रॉपर मिनट्स में डिवाइड करें। तो एक स्टडी प्लान इज कंपलसरी। यदि आप स्टडी को अपनी प्लान नहीं कर पा रहे तो जो वेरी फर्स्ट स्टेज होता है उसी में कहीं ना कहीं आप क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग
कि आपको फोकस करना है स्टडी प्लान क्रिएट करने के ऊपर में। फिर आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखिएगा कि मैं कितने आवर्स पढ़ सकता हूं। इस समय में आपको बचना है अगेन उन एलिमेंट से, उन लोगों से जो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैं तो 8-10 दिन से कंटिन्यूअसली पढ़े जा रहा हूं, मैंने तो अगेन भाई 12 घंटे पढ़ रहा हूं, 30 घंटे पढ़ रहा हूं। इन सब चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो होने वाली है आपको बस और बस स्ट्रेस देने का काम करेगी, आपको एंजाइटी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि एज वी नो हर एक इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। तो आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि नहीं, मैं जो चीजें कर रहा हूं, मैंने जो प्लान बनाया है वो मेरे लिए सुटेबल है। और देखिए व्हेन एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, तो आप कैसे एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी या कैसे कोई एक प्लान जो होगा वो सब पर एप्लीकेबल कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, आपका ये दायित्व है, आपकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करेंगे, एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाएंगे और स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, अपने शेड्यूल को देखते चलेंगे कि मैंने कितना अचीव किया। देखिए सपोज कीजिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए यू जस्ट डिसाइडेड कि सर मैंने डिसाइड किया, अभी हम लोग जस्ट एन एग्जांपल के थ्रू बात कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज कीजिए कि सर मैंने 8 आवर्स का क्या किया है, एक शेड्यूल बनाया है। अब इन 8 घंटों को मुझे 24 घंटे में से 8 घंटे तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है सपोज कीजिए। तो इन 8 घंटों में आपने सपोज किया, डिसाइड किया आपने कि मैं सर 2-2 घंटे के 4 स्लॉट बना लूंगा। 2 घंटे मुझे एमपी पढ़ना है, 2 घंटे सपोज कर लीजिए मुझे पढ़ना है सर पॉलिटी, 2 घंटे मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, एंड बचे हुए 2 घंटे सर मैं एमसीक्यूज देखूंगा, मैं पीवाईक्यूज देखूंगा। सपोज कीजिए कि आपने क्या कर लिया, इस तरीके का एक प्लान बना लिया। अब चलिए, आप जो एक स्टेज था दैट इज अबाउट कि एक प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी है, एक प्रॉपर प्लान बनाना है, ये कर लिया आपने। बट प्लान बनाना है क्या मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी जर्नी को अचीव कर लिया, या सिर्फ प्लान बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो करना था वो आपने कर लिया। प्लान बनाने का मतलब ये है कि आपने सपोज कीजिए 8 दिनों का ये प्लान बनाया, या फिर 7 दिनों का, 7 से 8 दिनों का आपने प्लान बनाया कि एक हफ्ते तक मेरा जो शेड्यूल होने वाला है वो यही होने वाला है। तो यहीं पर आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, मेन चीजें जो होगी उसके बाद स्टार्ट होगी। फिर आप नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद में, 7 से 8 दिन के बाद में अपने प्लान को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। क्या करेंगे सर, इवेल्युएट करेंगे। एंड अगेन इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यदि आपने प्लानिंग कर ली है, यदि आपने सोर्सेस कलेक्ट कर लिए हैं, यदि आपको सिलेबस का आइडिया हो गया है, यदि आपने पीआईक्यूज एक बार देख ली है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग भी कर चुके हैं अब प्लानिंग करके छोड़ नहीं देना है कि यहां से लेकर मैंने एग्जाम के दिन तक की प्लानिंग कर ली है। अगेन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि प्लानिंग करना इज वेरी इजी। आपको प्लान करने में ऐसा कोई बहुत एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, और आप 8 घंटे की जगह 15 घंटे का भी प्लानिंग कर लोगे। और उसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं सर एग्जाम आ गया है, अब किसी मोटिवेशन की क्या जरूरत है, अब क्या टेंशन लेना सर, अब तो मेरे सामने मुझे मेरा लक्ष्य दिख रहा है, डीसीडीएसपी की पोस्ट दिख रही है। वेरी गुड, मेरा मानना होता है कि ठीक है, आपके अंदर एक नेचुरल मोटिवेशन होना चाहिए, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज कंपलसरी। बट द प्रॉब्लम इज कि भाई ठीक है, आपने प्लानिंग कर ली है, क्या आप उस प्लान को इवेल्युएट कर रहे हैं? क्या आप ये देख रहे हैं कि जितनी प्लानिंग मैंने करी है उसमें से मैं अचीव कितना कर रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगेन ये 8 दिन का जो शेड्यूल था इसको बोलते हैं कि 100% चीजें आपको अचीव करनी है, जो भी आपने टारगेट बनाया। अब उस 100% टारगेट जो आपने बनाया था उसमें आपको इवेल्युएट करते टाइम ये देखना है कि इसमें से आपने अचीव कितना किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छे से कर ली है बट उस प्लानिंग के ऊपर आपने काम नहीं किया, या फिर यूं कहे कि उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। तो फिर प्लानिंग करते रह जाएंगे हम लोग, एग्जाम के टाइम पे जाके फिर लगेगा कि अरे यार ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इन सब चीजों से बचने के लिए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इवेल्युएशन, कि आप अपनी जो भी आप प्लानिंग करें उस प्लानिंग को क्या करें, इवेल्युएट करते रहे टाइम टू टाइम। यदि आप अपनी प्लानिंग को इवेल्युएट नहीं करते तो अगेन चीजें वही रहेगी कि आप भाई 100% का आपने टारगेट बनाया था, सर कितना अचीव किया, तो 50% अचीव किया है, बाकी चीजें नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? तो ठीक है, ये तो आपका बैकलॉग हो गया, आपने नेक्स्ट वीक का टारगेट बना लिया, फिर 50% अचीव किया सपोज कीजिए आपने, फिर ये 100% का बैकलॉग तो वैसे ही हो गया।
जो चीजें करना चाह रहे थे वही चीजें कंप्लीट नहीं हुई है। एंड कोशिश करना है कि ये जो प्लानिंग आप करेंगे बेसिकली, इस प्लानिंग करते टाइम बहुत ज्यादा आपको अपने साथ में रिजिड नहीं होना है, बहुत एकदम ऐसे एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाना है कि सर 8 नहीं, एग्जाम टाइम में सर 15 घंटे पढ़ूंगी मैं, तुम नहीं करना है बिल्कुल भी। एक बहुत लीनियंट, बहुत सुटेबल टाइम टेबल बनाना है। किसी को देखकर किसी से इंस्पायर बिल्कुल नहीं होना है कि सर वो तो 15 घंटे पढ़ता है, सर वो तो 20 घंटे लाइब्रेरी में रहता है, सर वो तो 24 घंटे लाइब्रेरी में ही रहता है, घर ही नहीं आता है या रूम ही नहीं जाता। नहीं पढ़ना है इनके चक्कर में। एज आई टोल्ड यू कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। क्या होता है इसका मतलब कि भाई हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर किसी का अपना अपना एक एरिया होता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपको अपने आप पर क्या रखना है, विश्वास रखना है, तभी जाकर आप प्लानिंग कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, तभी जाकर आप क्या कर पाएंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे। सो द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्लानिंग के साथ साथ हमको किस पर फोकस करना है सर, इवेल्युएशन पर। अदरवाइज आप पढ़ते रह जाएंगे, इवेल्युएट नहीं करेंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। नेक्स्ट किस चीज पर फोकस करेंगे आप लोग, आप फोकस करेंगे एमपी स्पेसिफिक टॉपिक पर। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो वेटरन हो, चाहे किसी ने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करी हो, उस स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एमपी जो है वो आपका कितना स्ट्रांग है। सिंपली आपको यह समझना है कि आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें जब स्टार्टिंग ही एमपी से होती है तो उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम लोग। और आप 2020 में जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से एक बार पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, आप इजीली समझ जाएंगे कि सर एमपी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यदि एमपी में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ इन केस, तो फिर ऐसे बहुत स्टूडेंट पढ़े हैं दोस्त जिनका जीके जीएस बहुत स्ट्रांग है। और हम एमपी के स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट यही होता है कि हम एमपी को बहुत अच्छे से कवर करके जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 से 35 क्वेश्चन आज की डेट में देखें तो सीधा सीधा कहां से आ जाते हैं, हमारे एमपी के पोर्शन से आ जाते हैं। एंड एज एमपीपीएससी एस्पिरेंट हम दूसरों के कंपैरिजन में यहां पर क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, लीड ले सकते हैं। तो सारी चीजें अवॉइड कर दीजिएगा, एमपी को अवॉइड करने की गलती अपन को नहीं करना है। तो एमपी तो सर मेरा मानना है, जैसे एक हम लोगों ने जनरली एग्जांपल लिया था, मेरा मानना है कि एमपी तो आपको जब तक एग्जाम ना हो डेली पढ़ना है, चाहे 2 घंटे पढ़िए चाहे 1 घंटे पढ़िए, बट एमपी के रिगार्डिंग आपको कसम खा लेनी है कि एमपी से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे सर। बाकी से हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए, बट एमपी में तो मैं इतना श्योर हूं कि एमपी से क्वेश्चंस गलत नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना है, एमपी पे फोकस करना है आपको। और जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है जैसे रिवर्स, एमपी की ट्राइब्स हैं, एमपी के कल्चर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछने लगा है आजकल एमपी, तो यहां की चीजों को तो इतने हद तक कवर करके जाएंगे तो एग्जामिनर चाहे भी तो हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट किस चीज पर फोकस करना है हम लोगों को, रेगुलरली प्रैक्टिस पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट्स। मान के चलिएगा दोस्तों कि आप एक बैटल फील्ड में, और उस बैटल फील्ड में यदि आप प्रैक्टिस बैटल फील्ड में जाकर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है परिणाम जो होगा कभी भी आपके फेवर में नहीं आएगा। दैट इज द रीजन कि आपको युद्ध स्थल में जाने से पहले, बैटल फील्ड में पहुंचने से पहले उसकी तैयारी पहले ही कर लेनी है। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, सीधा सा मेरा मतलब है कि आपका फोकस होना चाहिए मॉक टेस्ट के ऊपर में, आपका फोकस होना चाहिए पीवाईक्यूज के ऊपर, आपका फोकस होना चाहिए एमसीक्यूज के ऊपर। जितना अच्छे से आप एमसीक्यूज करेंगे उतना ही अच्छे से आप चीजों को क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए मैं जनरली ऑफलाइन क्लास में बात कहता हूं बच्चों से कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई पढ़ने से सिलेक्शन, क्योंकि आप पढ़ लिया, मान लीजिए आपने बहुत सारा पढ़ लिया आपने, और आप इस भरोसे बैठे हैं कि एग्जाम में जाकर ही क्या करूंगा, मैं इन चीजों को आंसर करूंगा। तो दोस्त याद रखिएगा वी ऑल आर ह्यूमंस, और ह्यूमन एरर एक बहुत कॉमन चीज होती है। तो वो जो ह्यूमन एरर वाली बात होती है, मेरा मानना है कि आप पहले इस चीज को या इस प्रॉब्लम को क्या कर ले, शॉर्ट आउट कर ले। कैसे शॉर्ट आउट करेंगे सर इस प्रॉब्लम को, तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आपको फोकस करना पड़ता है एमसीक्यूज के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। और यहां पर भी मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। जैसे सपोज कीजिए आप एज एन एस्पिरेंट क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। सपोज कीजिए आप क्या कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अब आपने उठाया क्वेश्चन पेपर, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं जिनको ये भी आइडिया नहीं है कि भाई मॉक टेस्ट कैसे लगाए जाते हैं,
क्योंकि बहुत कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों से कई बार हुई होगी कि सर ये जो एक क्वेश्चन है ना, मैंने पिछले किसी टेस्ट में सॉल्व किया था, वहां तो वो जो आंसर था मेरा सही हो गया था, बट नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन क्या हुआ, मेरा गलत हुआ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने आप में। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि आपको इवेल्युएशन पर फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 30 से लेकर 50 मॉक टेस्ट लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ किसी इंस्टीट्यूट में जाकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये 50 एमसीक्यूज जो आपने लगाए हैं, इनमें से इन केस क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। बट जैसे मैंने बताया, कई बार जो ह्यूमन एरर होती है उसकी वजह से हमने एक ही क्वेश्चन पिछली बार में सही किया होता है, नेक्स्ट टाइम में वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसका रीजन क्या है सर? उसका रीजन है कि हम लोग इवेल्युएशन पर फोकस नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हम लोग सर? इवेल्युएशन पर फोकस नहीं करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में उसको इवेल्युएट जरूर करें। ये देखिए कि मुझे जब ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था तब कहां कहां प्रॉब्लम हुई थी, ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो मुझसे बन नहीं पा रहे थे, फिर उन टॉपिक पर आपको जोर देकर पढ़ाई करनी है। देन आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन पेपर में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार मुझसे गलत हो रहा है। तो भाई ऐसे 50 से 100 क्वेश्चन होंगे, उन 100 के 100 क्वेश्चन को आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, जिससे कि बार बार उन चीजों को देखा करें आप लोग। ध्यान रखिएगा, यदि आप जितने मॉक टेस्ट लगाते हैं उनके क्वेश्चंस भी गलत नहीं करते तो भी प्रीलिम्स में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाते टाइम आपको सिर्फ 100 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं करने हैं। ऐसा नहीं कि सर मैंने 1 से लेकर 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, जो बन गया उसको राइट टिक कर दिया, फिर उसका प्रॉपर गोला भर दिया, जो नहीं बन रहा था सर जय माता दी लगा दिए, काम खत्म किया। नो, इट इज ऑल अबाउट इवेल्युएशन, कि आप कितने अच्छे से उस चीज को इवेल्युएट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन सही करने के बाद गलत हो जाए, या फिर ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया बट वहां पर जाकर आप कंफ्यूज हो गए। तो इन बेसिक चीजों से आपको बचना है। ओके, नाउ इसके बाद में हम लोग बात करेंगे। चलिए, अब यदि मैं प्रीवियस चीजों की बात करूं तो सर एक और चीज होती है कि रेगुलरली क्या करना है, हमको एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है और मोटिवेटेड रहना है। नाउ इस क्वेश्चन को हम लोगों ने आपकी प्रॉब्लम्स में भी इंक्लूड किया है, हाउ टू बी कंसिस्टेंट एंड हाउ टू बी मोटिवेटेड। कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं आप पूरे टाइम पर, या कैसे आप कंसिस्टेंट रहेंगे, इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। एज अ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया, कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत लो फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बस यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या फिर मुझे लगता है कि एग्जाम की डेट डिले हो जाएगी तो 2-3 दिन आपने बर्बाद कर दिए। तो इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है आपको। देखिए दोस्त, बात जब भी मोटिवेशन की होती है तब मेरा कहना होता है कि आप हमेशा फोकस कीजिएगा इनर मोटिवेशन के ऊपर। ये जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करते हैं, आप कितना जल्दी एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि आज की डेट में से सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम जब भी लो फील करते हैं, जब भी हमें ऐसा होगा कि नहीं सर स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तब हम चले जाते हैं मोबाइल पर। वो मोबाइल पर उल्टी सीधी चीजें देखकर हम लोग अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। पर ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन इज ऑल अबाउट इनर मोटिवेशन। यदि आपके अंदर से आग लगी हुई है कि नहीं सर एग्जाम तो क्रैक करना है, तो आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। देखिए, पीसीएस जो है ना, एक इंसान का जो परसिवरेंस होता है, दृढ़ता होती है, उससे बड़ा नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि सर हम कैसे अपने आप के अंदर वो परसिवरेंस, वो दृढ़ता लेके आएंगे। तो देखिए, मैं सिंपल से एक बात बताता हूं, जब भी आप बहुत लो फील करें ना, तब याद रखिएगा, देखिए एक तो मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है कि सर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। या फिर मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है आपके लिए कि सर मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं मेरे लिए, तो क्या मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकता। तो मेरा मानना है ठीक है, यहां तक आपका ठीक है कि यदि आप किसी पर्सनल चीज को लेकर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है तो आई डोंट थिंक कि आपको परेशान होने की जरूरत है। जब एक बार आपके अंदर वो आग लग गई, वो चिंगारी आपके अंदर भड़क गई, तो आग लगने में, एग्जाम क्रैक करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। बट इसके अलावा एक और मोटिवेशन होता है दोस्त, याद करना उस दिन को जिस दिन तुमने सोचा होगा कि मुझे पीएससी की प्रीलिम तैयारी करनी है। जब आपने पीएससी की प्रिपरेशन करने का ठाना होगा, तब आपने ये जाना होगा कि पीएससी की तैयारी करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, कौन कौन से हर्डल्स इन बिटवीन आने वाले हैं।
तो आपने ये चीजें उस टाइम भी सोची होगी, उस टाइम भी डिसाइड किया होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस उन्हीं चीजों को एक बार क्या करना है, याद कर लेना है। तो मैं गारंटी देता हूं आपके अंदर क्या आएगा, एक मोटिवेशन आएगा, और वो मोटिवेशन आपको उस लेवल पर लेके जाएगा जिस लेवल पर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी नहीं ले जा सकते। तो हमेशा फोकस करना है इनर मोटिवेशन पर। और फिर दूसरा कहें कि इस बात पर आपको फोकस करना है कि ध्यान दीजिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, जिस दिन आप डीसी, डीएसपी, एनटी किसी भी पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हो, उस दिन आपकी लाइफ क्या होगी। आप ये सोचकर अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा कि क्या जिंदगी भौरकुआ और इस भोलाराम की गलियों में ही आपको बितानी है? क्या जिंदगी ये 50-60 रुपए की थाली खा के ही आपको बितानी है? नहीं भाई, जीवन बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, और उस जीवन की सुंदरता को एक्सपीरियंस करने का, उस लाइफ को जीने का एक अवसर प्रदान करती है हमें एमपीपीएस या गवर्नमेंट जॉब्स कहीं ना कहीं। तो इसलिए उस चीज को जैसे ही याद करेंगे आप लोग कि भाई ठीक है, मेरे 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल तो निकल गए, पर क्या आने वाले 30 साल भी मैं, आने वाले 40 साल भी मैं इन्हीं चीजों में निकालूंगा? तो नहीं। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा इनर मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, एक ऐसा मोटिवेशन का ज्वालामुखी फूटेगा जिसके सामने पीसीएस बहुत छोटा लगने लगेगा आपको। तो कोशिश करना है कि हमेशा अपने आप को क्या करना है, मोटिवेट करके रखना है। दूसरा, कंसिस्टेंट कैसे नहीं हुआ जाता भाई, मुझे ये समझ नहीं आता है। हम भौरकुआ पर क्यों हैं, हम भोलाराम पर क्यों हैं? हम भौरकुआ और भोलाराम पे सिर्फ इसलिए हैं, हम सिर्फ इसलिए यहाँ का पानी पी रहे हैं, सिर्फ इसलिए यहाँ का खाना खा रहे हैं, जो खाना खाने का, जो पानी पीने का कभी मन नहीं करता है, ताकि हम एक अच्छी पोस्ट ले सके, ताकि हम हमारे माता पिता के, हमारे खुद के सपनों को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा मोटिवेशन की जरूरत है आपको, या फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कंसिस्टेंट होने के लिए इसके अलावा भी किसी दूसरी चीज की जरूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप उस चीज को सोचेंगे तो अपने आप कंसिस्टेंसी आएगी। और एज आई टोल्ड यू कि किसी भी चीज को अपने आप पर इंपोज नहीं करना है कि बस सर मैंने तो शेड्यूल बना लिया है 15 घंटे का, अब मुझे कैसे भी 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़ना है। नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्त, आप अपने आप में बहुत यूनिक है, आपकी अपनी एक कैपेसिटी है, और उस कैपेसिटी का यदि आप सही डायरेक्शन में यूटिलाइजेशन कर लीजिएगा तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और जब ये चीजें सोचिएगा तो अपने आप को कंसिस्टेंट भी कर लेंगे आप। और कंसिस्टेंट करने के लिए यदि आपने 8 घंटे का, यदि आपने 10 घंटे का, 12 घंटे का, 15 घंटे का शेड्यूल बनाया है, तो ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यू पढ़ना है। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये है कि आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर शेड्यूल डिसाइड कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 3 घंटे मॉर्निंग में पढ़ता हूँ, 3 घंटे दोपहर में पढ़ता हूँ, 3 घंटे रात में पढ़ लेता हूँ। तो भाई सीधी सी बात है, 3 घंटे कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे बैठे नहीं रहना है सर, 8 से लेकर 11 तक मुझे बैठे नहीं रहना है कि 11 घंटे तक, 8 घंटे तक सर मैं बिल्कुल कंटिन्यूअसली बैठे रहूंगा, 3 घंटे तक मैं बिल्कुल कंटिन्यूअसली बैठे रहूंगा, 12 घंटे तक सर अपनी चेयर से उठूंगा नहीं। बिल्कुल लीनियंट रहिएगा मेरे दोस्त। आपको बेसिकली करना क्या है कि 45-50 मिनट का एक सिटिंग लेनी है। 45-50 मिनट के बाद में अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा सा अपने आप को फ्री करना है बिल्कुल। क्योंकि ह्यूमन माइंड एक पर्टिकुलर वे में काम करता है, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसकी एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग होती है। उस पर किसी चीज को इंपोज करेंगे तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस चली जाएगी वो चीज, दिमाग में नहीं जाएगी। इसलिए 45 से 50 मिनट की सिटिंग बनाएंगे। 45 से 50 मिनट के बाद में थोड़ा सा इधर उधर गए, पानी पिए, अपनी चाय पिए अपना, फिर बैठ गए आप 45-50 मिनट के लिए। तो इस तरीके से जब आप अपने आप को बहुत लीनियंट रखे, किस तरह का स्ट्रेस, किस तरह की एंजाइटी दिमाग में ना रखते हुए यदि पढ़ाई करेंगे, तो फिर कंसिस्टेंसी को अचीव करना आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, देखिए कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट मोटिवेटेड तब तक नहीं हो पाता है जब तक कि उसने कंटिन्यूअसली या कंसिस्टेंटली पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। एक बार आप यदि उस कंसिस्टेंसी को अचीव कर लेंगे तो फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ना ही बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको लगने लगा कि भाई पिछले 8 दिन में मैंने कंटिन्यूअसली 8-8 घंटे पढ़ाई करी है, कंटिन्यूअसली 10-10 घंटे पढ़ाई करी है, और इन 8 से 10 घंटों में मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है। जब आप अपने आप को इवेल्युएट करेंगे और ये पाएंगे कि नहीं सर, इन 8 घंटों के, इन 8 दिन के पहले जब मैं अपने आप को देखता हूं तो 8 दिन के पहले मुझे कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती थी, पर इन 8 दिनों के बाद में जब मैं अपने आप को देख रहा हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें बनने लगी है। और बहुत सारी चीजों का मतलब मेरे है कि आपसे 5%, 10% चीजें यदि बनने लग जाती है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। अभी आपने 8 घंटे में 10% चीजें अचीव करी है, तो भाई नेक्स्ट 8 घंटे में, नेक्स्ट 8 दिन में हम क्या करेंगे, 20% चीजों को अचीव करेंगे। फिर ये ग्रेजुअली देखिए, आपको स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के आपने पढ़ लिया 20 घंटे, दूसरे दिन पता चले नींद ही नहीं खुल पाई, तीसरे दिन पता चले तबीयत ही खराब हो गई।
नहीं करना है ये सब चीजें। तो कंसिस्टेंसी और कैसे अपने आप को आप मोटिवेटेड रखेंगे ये देखा हम लोगों ने। बहुत बड़े इश्यू नहीं है ये, बस आपको फोकस करना है। देखिए सिंपली ये प्रॉब्लम्स जो है ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपको यह समझना है कि हर एक इंडिविजुअल की, हर एक इंसान की प्रॉब्लम है कि वो कभी ना कभी लो फील करेगा ही करेगा। बट इट इज ऑल अबाउट कि आप कितना जल्दी कितने अच्छे से बाउंस बैक कर जाते हो। बस यही चीजें आपको मोटिवेट भी करेगी, यही चीजें आपको क्या करेगी, कंसिस्टेंट भी रखेगी। चलिए आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, कैसे आप अपनी पढ़ाई के साथ में कंसिस्टेंट रहेंगे, कैसे आप इररिलेवेंट चीजों को अवॉइड करेंगे। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक स्टूडेंट के दिमाग में आज डेट में ये क्वेश्चन चलते रहता है कि सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो मैंने कहा आप लोगों से भाई क्या पढ़े क्या ना पढ़े कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको रिसर्च करनी है बिल्कुल 10-20 साल तब समझ में आएगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इट इज ऑल अबाउट कि आपने पीवाईक्यूज और सिलेबस को देखा है कि नहीं देखा है। यदि आपको पीवाईक्यूज और सिलेबस का आइडिया है तो ये क्वेश्चन इतना इजीली डिसअपियर हो जाएगा आपके दिमाग से कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम थी। सो इस चीज को भी हमने कोशिश की है कि आपके लिए बहुत लीनियंट, बहुत इजी कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए सर? तो यहां पर आप एक स्लाइड देख पा रहे होंगे। इस स्लाइड को देखिएगा तो इस स्लाइड में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, दैट इज अबाउट एनालिसिस ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस। ये जो पीवाईक्यूज है मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, और यहां पर ऑलमोस्ट 2016 से लेकर के 2023 तक के जितने क्वेश्चंस आए हुए उन सबको इंक्लूड किया गया है। अब इन क्वेश्चंस को देखिएगा आप या फिर टॉपिक को देखिए। अल्टीमेटली हमको सिलेबस का आइडिया हो चुका है, आपने सिलेबस देख लिया। सिलेबस में आपको बताया सर 10 यूनिट है। अब इन 10 यूनिट्स में से भी किस पर्टिकुलर यूनिट में कितने क्वेश्चंस आए, क्योंकि 2024 में सिलेबस में जो चेंजेस हुए इसमें ध्यान रखिएगा किसी भी यूनिट के लिए कोई स्पेसिफिक मार्किंग जो है वो नहीं दी गई है कि हर एक यूनिट से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बट एज यूजुअल पीसीएस का एक पैटर्न है, और उस पैटर्न कैसे काम करेगा सर? पैटर्न काम करेगा ऑलमोस्ट सर 8 से 10 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आएंगे ही आएंगे। किसी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन कम हो जाए, किसी से हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। तो एक जब तक ये चीजें आप एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक आप इन सब चीजों को देखेंगे नहीं, तब तक इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे कि कहां से चीजें ज्यादा आती है, कहां से चीजें कम आती है, किन चीजों को मैं टाइम की लिमिट को देखते हुए अवॉइड कर सकता हूं, किन चीजों पे मुझे फोकस करना चाहिए। ये कब समझेंगे? जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे। तो उसी का एक एनालिसिस हम लोगों ने आपके सामने रखा हुआ है। देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। यहां पर देख पा रहे हैं आप ईयर्स और कब कितने मार्क्स के वहां से क्वेश्चंस पूछे गए, कब कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेसिकली। तो चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं हम लोग। सबसे पहली जो चीजें हम लोग देख पा रहे हैं इट इज अबाउट कि सर सबसे पहला सिलेबस देख पा रहे हैं हम लोग, या सबसे पहला जो टॉपिक देख पा रहे हो सर हिस्ट्री से रिलेटेड। अब हिस्ट्री अपने आप में स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एक बहुत ब्रॉड, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बट ट्रस्ट में हिस्ट्री यदि एक बार आपने पढ़ ली तो दोबारा आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट ना जो स्टैटिक है। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने इस बार पढ़ा कि अकबर के पापा का नाम ये था, वो नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम देने गए तो वहां पर अकबर के पापा का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एक बार की मेहनत है मेरे दोस्त, पर 9 से 10 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में क्या हो जाते हैं, इजीली आप कर पाते हैं। क्लियर? सुना देखिएगा, अब हिस्ट्री को यदि हम लोग एनालाइज करें तो हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं सर? बेसिकली हम लोग देखते हैं कि सर हिस्ट्री के 3 पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड लास्टली हम लोग देख पाएंगे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। और अभी तक का जो ट्रेंड रहा है पीसीएस का, आप पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, हमेशा पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है सर मॉडर्न हिस्ट्री से। इसका मतलब ये नहीं कि एंशिएंट और मिडाइवल से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से आते हैं? तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। और यदि मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैं बात करूं तो जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुए हैं आपके, स्वतंत्रता संग्राम जिन्हें हम लोग कहते हैं, वहां से कंपैरेटिवली क्वेश्चंस ज्यादा देखे गए हैं। तो भाई पर्टिकुलर टॉपिक दिया हुआ है उस पर भी आएंगे हम लोग कि आपको पूरे सिलेबस में किन टॉपिक को फोकस करना है या किन टॉपिक पर आप क्या करेंगे, बिल्कुल कि एक टॉपिक तो छोड़ के जाना ही नहीं है, बाकी को फिर भी ठीक है सर थोड़ा बहुत लीनियंटली हमने पढ़ लिया कि ठीक है यहां से क्वेश्चन हो सकता है गड़बड़ हो जाए, बट दीज आर दी टॉपिक सर कहीं से पूछ ले पीसीएस, पूछेगा कहां से, सब कुछ पढ़ा हुआ है मैंने। इज दैट क्लियर? तो चलिए जब हम हिस्ट्री के पेपर को एनालाइज करते हैं, हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट एनालाइज करते हैं, तो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया सर, एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री देन मॉडर्न हिस्ट्री है। अब इसमें भी आप देख पा रहे होंगे 2023 से लेकर के
2016 तक की यदि मैं बात करूं, 2023 से 2016 के बीच में, तो आपको क्वेश्चंस का एक पैटर्न दिखेगा। सर क्वेश्चन का पैटर्न क्या बोल रहा है हम लोगों का कि सर 2016 में बिल्कुल 0 क्वेश्चंस आए थे एंशिएंट हिस्ट्री से। कितने क्वेश्चन आए थे? 0 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद में 2017 में 4 क्वेश्चन आए, 2014 में 3 क्वेश्चन आए, फिर 19 में 4 आए, फिर 4, फिर 4, फिर 5 क्वेश्चन। अभी कितने क्वेश्चन आए सर? 2 क्वेश्चन आए। 2023 में कितने क्वेश्चन आए? 2 क्वेश्चन आए। और यदि आप 24 का पेपर देखेंगे तो 24 के पेपर में आपको ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री से आए हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें कई सारी नई चीजें ऐड हुई हैं, तो पीसीएस ने उन नई चीजों से 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए, 3-4 क्वेश्चन सर एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ लिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की डेट में एंशिएंट हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है, तो आप पहले हो सकता था कि एंशिएंट हिस्ट्री को अवॉइड करके जा सकते थे। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना एंशिएंट हिस्ट्री में जिनको आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो उन टॉपिक्स को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं बेसिकली। नाउ चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिडाइवल हिस्ट्री से। तो दोस्त मिडाइवल हिस्ट्री पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करूं ऑन एन एवरेज सर मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आप ऑन एन एवरेज समझ के चलिएगा सर 4 क्वेश्चन हमें हमेशा मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। क्लियर है? माफ कीजिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। फिर आप जब मिडाइवल हिस्ट्री देखते हैं मेरे दोस्त, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 1 से 2 क्वेश्चंस। और यदि आप अभी 2024 का क्वेश्चन पेपर देखें तो 2024 के क्वेश्चन पेपर में तो पीसीएस ने ऐसा चीज पर फोकस ही नहीं किया, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। दैट मींस इट इज वन ऑफ द सेगमेंट जिनको यदि आप चाहो, आपको लगता है कि समय कम है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर हम लोग आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर, जहां से आप ट्रेंड उठा के देख लीजिएगा कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सर 2023 में 7 क्वेश्चंस आए थे, 2024 का पेपर उठा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। फिर सर 22 में 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 3 6 4। दैट मीन्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहां से क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो हम हिस्ट्री में सर मॉडर्न हिस्ट्री को अवॉइड करने की गलती तो नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? देन हम लोग बात करेंगे किसकी? देन हम लोग बात करेंगे सर वर्ल्ड ज्योग्राफी की। अब आज की डेट में इस चीज को तो हम छोड़ दे। वाई? बिकॉज ये हमारे सिलेबस से पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो इस चीज को हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे। नाउ इट इज ऑल अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी से भी मान के चलिए आपको 5 7 6 7 8 8 6 15 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बट आपको सिंपली ये समझना है कि सर 8 से लेकर 10 क्वेश्चंस, यदि मैं इंडियन ज्योग्राफी की बात करता हूं तो 8 से 10 क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। वो सीधी सी बात है, कंपैरेटिवली यदि मैं कहूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंपैरिजन में इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना, इंडियन हिस्ट्री को याद करना बहुत इजी हो जाता है। और चलिए दुनिया नहीं जान पाए कोई गम नहीं, कम से कम अपने देश को तो जान ही ले। ये सुनो, इसलिए आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और बहुत आसानी से बन भी जाते हैं, तो ज्योग्राफी को भी आपको अवॉइड नहीं करना है। नाउ यदि हम एनवायरमेंट की बात करें, देखिए ज्योग्राफी और एनवायरमेंट दोनों के लिए मर्ज कर देंगे फिर तो क्वेश्चन 12 से 15 हो जाएंगे, क्योंकि एनवायरमेंट से भी फ्रीक्वेंटली 6 2 1 4 1 2 2 क्वेश्चंस पीसीएस हमेशा पूछते रहे। तो एनवायरमेंट पे हो सकता है कि यदि आप ज्योग्राफी और एनवायरमेंट किसी एक कुछ चीज को चूज करना चाहें तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, उसमें से आप अवॉइड कर सकते हैं सर एनवायरमेंट वाले पोर्शन को। 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उन इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर लीजिए। कौन कौन से सम्मेलन कहां पर हुए हैं, वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, कौन कौन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं इन प्रदूषण की वजह से। बट ये 3-4 क्वेश्चंस ये पीसीएस में जिनके अराउंड ही थ्रू आउट द इयर्स पीसीएस क्या करते रहा है सर, घूमते रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एनवायरमेंट पढ़ेंगे माफ कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आप एनवायरमेंट पढ़ेंगे आप इन चीजों पर फोकस करेंगे। किन चीजों पर फोकस करना है हमको फोकस करना है सर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए, कहां पर हुए, किस सम्मेलन का संबंध किस चीज से है। फिर आप ध्यान रखेंगे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोटोकॉल्स है जिनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप ध्यान रखिए प्रदूषण वाला टॉपिक कि प्रदूषण किस स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोल्यूशन से किस स्पेसिफिक टाइप की बीमारी होती है। बस ये कुछ 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आएंगे। नेशनल पार्क पढ़ लीजिएगा, सेंचुरीज पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बन गए तो ठीक है, अदरवाइज ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट
कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से देखिएगा 10, 18, 19, 17, 6, 5, 5 क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, एक बोनस मार्क्स का काम करता है ये। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ऐसी चीज है, हर एक स्टूडेंट पढ़ चुका होता है, हर एक स्टूडेंट को बेसिक चीजें पता होती है। और आप मान के चलिएगा कि आपके यदि 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं तो उसमें 6 से 7 क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन होंगे सर कि बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होते हैं, जिनको बना पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कि कोई स्टेटमेंट दे दिया, कोई स्पेसिफिक ऐसा आर्टिकल पूछ लिया सर जो पढ़ ही नहीं पाए थे, जिनको पढ़ा ही नहीं जाता है, तो उन चीजों का लोड नहीं लेना है हमको। इजी जो सेगमेंट रहेगा हमारा उन पर फोकस करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगेन आप देख पा रहे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है डेडिकेटेड। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अबाउट इंडियन पॉलिटी। तो आप ध्यान रखेंगे इंडियन पॉलिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। फिर इंडियन इकोनॉमी 4, 6, 8, 2, 2, 6, 7 क्वेश्चन आते हैं सर। देखिए इंडियन इकोनॉमी इज अगेन वन ऑफ द सेगमेंट जहां से यदि आपको सेलेक्टेड टॉपिक कर लेते हैं तो भी आपके लिए चीजें क्या हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है ना। इसके बात करेंगे हम लोग सर साइंस की। और साइंस में देखिएगा ये 3 चीजें हैं भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में देखिए मेरे दोस्त, तो आप बेसिकली जब भी समय मिले आपको, आप फोकस करेंगे सर बायो वाले सेगमेंट पे। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको साइंस से डर लगता है कि नहीं सर साइंस बहुत डिफिकल्ट है, हमारा बैकग्राउंड नहीं रहा है, साइंस में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं सर, 8 सब्जेक्ट से हम लोगों ने 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो साइंस सर बिल्कुल नहीं समझ में आता है। तो एक बात समझिएगा आप लोग कि जब भी आप साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए कीजिए चाहे वो मेंस के लिए कीजिए, कम से कम बायो वाला जो सेगमेंट है वो आपको छोड़ के नहीं जाना है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन 2 चीजों को यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, समय का अभाव है, तो आप चाहते इनको अवॉइड कर सकते हैं। बट बायोलॉजी इज वन ऑफ द थिंग जिनको आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोग्राम। ये बेसिकली नया सेगमेंट है, प्रीवियसली भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे यहाँ से, बट अभी पीसीएस ने क्या किया है, इसको ऐड किया है हमारे सिलेबस में, तो इसको भी पढ़ना बहुत कंपलसरी हो जाता है। एक आध क्वेश्चन फंस जाता है कभी कभार, इजी चीज जो लगे वो पढ़ लीजिएगा। जो 2-3 सैटेलाइट वगैरह होते हैं उनको बस पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से मिशंस इंडिया के हैं प्रोमिनेंट, उनको पढ़ लीजिएगा, बाकी बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आईटी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट क्वेश्चंस देखिएगा कितने पूछे जाते रहे हैं। अब चाहे सैटेलाइट हो, चाहे आईटी हो, चाहे कंप्यूटर हो, इन सब में आप देखेंगे तो पीसीएस का जो ट्रेंड रहा है, हमेशा कंप्यूटर वाले सेक्शन से क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं। अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हिस्ट्री में देख रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ज्योग्राफी में देख रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, फिर उसके बाद पॉलिटी में देख रहे हैं, सर पॉलिटी में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना जो कंपैरेटिवली बहुत इजी होते हैं। तो आपको पीसीएस का एक पैटर्न, एक नेचर समझ में आ रहा होगा सर पीसीएस में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं, यदि आप रेशियो में डिवाइड करेंगे तो सर 40 से लेकर के 60% क्वेश्चंस जो होते हैं उनको मैं मानता हूं कि मॉडरेट या इजी होते, बहुत इजी होते हैं। फिर सर 30 से लेकर 20 से 30% क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके, वो हो सकता है कि थोड़े से क्या हो, डिफिकल्ट हो। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है, बट हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर दे। हाँ, 10 से 20% क्वेश्चन आपको मान के चलना है कि बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होंगे। उन क्वेश्चंस के चक्कर में हमको हमारे पेपर को, हमारी प्रिपरेशन को बर्बाद नहीं करना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि नेचर समझ में आ रहा है आपको, दैट इज व्हाई वी आर एनालाइजिंग द पैटर्न। यस और नो? नाउ अब कंप्यूटर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो हम फोकस किस पर करेंगे, इसमें भी कंप्यूटर पे करेंगे। जब भी आप आईसीटी पढ़ रहे हो, कंप्यूटर वाली चीजें तो छोड़ के नहीं जानी है। नेक्स्ट इज अबाउट स्पोर्ट्स। पीसीएस का वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट रहा है स्पोर्ट्स हमेशा, तो पीसीएस में स्पोर्ट्स का भी एक अच्छा खासा रोल रहा है। और पीसीएस के स्पोर्ट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर्स में 3-4 मेन इवेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे पीसीएस और इंडिया दोनों का फेवरेट क्रिकेट है, हॉकी है, तो 2-3 स्पोर्ट्स आपको बहुत अच्छे से पता हो। साथ ही साथ आप लूसेंट के 3-4 पेजेस में जो स्पोर्ट दिया हुआ है वो भी कर लेंगे, तो यहाँ के क्वेश्चंस को आप इजीली डील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट करंट अफेयर्स। दोस्त करंट अफेयर्स का लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेशनल करंट अफेयर्स हो चाहे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, उत्कर्ष दोनों में ही क्या कर चुका है सर, महारत हासिल कर चुका है। जब बात होती है एमपी करंट अफेयर्स की, तो उसमें अवनीश सर से बेटर ऑप्शन मुझे पूरे एमपी में कहीं कोई नहीं दिखता है। नेशनल इंटरनेशनल के लिए आप कुमार गौरव सर को भली भांति जानते होंगे। तो करंट अफेयर्स की जो प्रॉब्लम है वो तो आपकी उत्कर्ष क्लासेस ने यूं ही क्या कर दी है, सॉल्व कर दी है। यदि आप रेगुलरली लेक्चर भी देख पाते हैं या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो आप यदि अवनीश सर की जो रामबाण पुस्तिका है उसको भी एक बार पढ़ के चले जाते हैं, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे जो वहां से बन जाएंगे।
नेक्स्ट इज ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एमपी। अब दोस्त ये जो एमपी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है इनके बारे में तो मैं बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 10, ठीक है। फिर आप नीचे देख पाएंगे 13 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 11 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन। आपको मान के चलना है कि सर 30 से 35 क्वेश्चन, 40 भी हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं है। 30 से 35 क्वेश्चन तो एमपी से आने ही आने हैं। तो एमपी के रिगार्डिंग तो आपको कसम खा लेनी है कि चाहे जो हो जाए एमपी से आने वाले क्वेश्चंस को मैं गलत करके नहीं आऊंगा, तभी जाकर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स में अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा ना। आई होप कि आप लोगों को एक एनालिसिस मिल गया होगा कि किस पर्टिकुलर ईयर में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस पर्टिकुलर सेगमेंट से क्वेश्चंस जो है कम या ज्यादा आए हैं। अब ये जो पूरा का पूरा एनालिसिस है आपकी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकता है। यदि आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझेंगे, यदि आप बहुत सीरियसली इस चीज को अपने आप में इंप्रूव करने के इससे देखेंगे, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर के साथ में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के साथ में क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। नाउ चलिए, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा एनालिसिस। याद रखिएगा दोस्त, आज की क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है, ए से लेकर जेड तक जितने आपके डाउट्स है वो सारे सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं। चाहे वो आपके सोर्सेस की बात हो, चाहे वो आपकी प्रॉब्लम्स की बात हो कि सर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिमोटिवेशन, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा आज मैं आप लोगों की। सो देखिए, इसके बाद में हम लोग देखेंगे सर, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, इट इज अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आप देख पा रहे होंगे सर, लिखा आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बट पूरा सिलेबस दिया है। सो देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीजें पढ़ के ना जाए। ये जो मैं 20-25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, सिर्फ इन्हीं पर फोकस करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि आपको बाकी चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी है, इसके अलावा आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनके ऊपर क्या करना है सर, स्पेशल फोकस देना है, इनको स्पेशली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए, हिस्ट्री में आप क्या चीजें पढ़ सकते हैं और किन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं उनको हम देखते हैं। When I am saying अवॉइड कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि अवॉइड ही करना है, ये सुनो, इसका मतलब ये है कि पढ़ना तो सब कुछ है, बट किन चीजों से हम लोग ये श्योरिटी देंगे कि यहां से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो चलिए, पहले यदि मैं बात करूं तो आप यहां तक की चीजें देख लीजिएगा मेरे दोस्त। आप ये जो चीज देख पा रहे हैं, कंसेप्ट्स एंड आइडियाज ऑफ एंशिएंट इंडिया वी कैन से, ओके। तो ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है सर ये चीजें? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? बिकॉज अभी अभी हमारा सिलेबस क्या हुआ है, चेंज हुआ है, और सिलेबस चेंज हुआ है इसका मतलब ये है कि पीसीएस के लिए ये उसके सामने, उसकी आंखों में बसे हुए टॉपिक, यहां से तो क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। और यहां पर भी जब आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को पढ़ रहे हो, आप चाहे आप इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन पढ़ रहे हो, भारतवर्ष के रिगार्डिंग कुछ पढ़ रहे हो, वेद पढ़ रहे हो, उपनिषद, आरण्यक पढ़ रहे हो, संस्कार पढ़ रहे हो, किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, बहुत इनडेप्थ जानने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखा है उसके रिगार्डिंग आपको बस 5 से 10 फैक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, 5 से 10 फैक्ट्स। अब देखिए, पीसीएस ने लिखा है वेदास, पढ़ने जाएंगे तो फिर तो 4 वेद रखे हमारे पास में, तो क्या चारों वेद पढ़ेंगे हम? नहीं पढ़ेंगे भाई, हमको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, वेदास का मास्टर नहीं बनना है, ओके। दैट इज वाई हम क्या करेंगे सर, 5 से 10 फैक्ट लेते चलेंगे, एक एक चीज के रिगार्डिंग पढ़ते चलेंगे। जैसे वेद जब आप पढ़े तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस वेद में कितने हिम्स हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि इस वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, ये वेद में कौन कौन सी मेजर क्या है सर चीजें हैं। ये दो तीन चीजें आपको पता हो तो आपका ये टॉपिक अपने आप में क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर आप ध्यान रखेंगे, ये जो तीर्थंकर तक की चीजें दी हुई है, यहां तक की चीजें आपको स्पेशली पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि सर न्यूली एडेड चीजें हैं। नेक्स्ट आप फोकस करेंगे किसके ऊपर में? देखिए, अब इट इज बेसिकली अबाउट मिडाइवल इंडिया। इट इज वन ऑफ द सेगमेंट ना, जिससे हमने देखा अभी पैटर्न के अकॉर्डिंग सर बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, तो आप जनरली चाहे तो इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग, अवॉइड कर सकते हैं, नॉट कि अवॉइड ही करना है, ओके। इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, इन पर फोकस करना है सर। देन माफ कीजिएगा, देन हम लोग किस में आएंगे सर? हम आएंगे कल्चरल हेरिटेज वाले पोर्शन में। तो सिंपली पीसीएस ने लिखा है, बहुत दिमाग लगाने की हमको जरूरत नहीं है सर। कल्चरल फेस्टिवल्स, लिटरेचर फेस्टिवल कौन कौन से, मेजर इवेंट्स कौन से, बस वही पढ़ो ना भाई, क्यों दूसरी चीजों को पढ़ना है। और यदि मैं कहूं आपसे तो आपको फोकस करना है इन चीजों पर।
सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, पीसीएस का इतिहास रहा है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से हमेशा क्वेश्चन आया है, कभी एक तो कभी दो तो कभी तीन तीन क्वेश्चंस तक इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं। अब सोच के देखिए 4 से 5 पेज का मैटर होता है, उसे 3-4 क्वेश्चन आ जाए तो ये सुनो, जो कि आते ही है। तो आपको फोकस करना है इन चीजों पर। फिर ये इन चीजों को भी आपको अवॉइड नहीं करना है भाई, बहुत सेलेक्टेड चीजें पढ़ना है, बहुत कम चीजें पढ़ना है, बहुत ज्यादा चीजें पढ़ के अपने आप को, अपनी तैयारी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको। तो बस इन इंपॉर्टेंट चीजों को ऊपर ऊपर देख के जाना है। एक सिंपल सी बात दिमाग में हमेशा क्लियर रखिएगा कि सर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे सर मॉडरेट होंगे, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे। जो मेरे लिए डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है, जो मेरे लिए मॉडरेट है वो सबके लिए मॉडरेट है, और जो मुझे इजी लग रहे हैं वो सबके लिए इजी होंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो इजी क्वेश्चन है उनको हम लोगों को पूरी तरह से क्या नहीं करना है, सब या एग्जाम में सही करके आना है, फिर गलत नहीं करना है। क्योंकि आपका सिलेक्शन होना ना होना सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आप जो बनते हुए क्वेश्चंस थे उनमें से कितने क्वेश्चंस गलत करके आए। वो एक एक क्वेश्चन के ऊपर सिलेक्शन जो हो जाता है वो रुक जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि ह्यूमन एरर के लिए हम अभी नहीं है सर, ह्यूमन एरर हो गई, जितनी होनी थी, जितनी करनी थी हम कर चुके मॉक टेस्ट में, एग्जाम में नहीं करना है मेरे दोस्त। इज दैट क्लियर? नाउ फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 की, जिसमें अगेन हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एमपी। भाई इसके रिगार्डिंग तो मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक की बात ही नहीं करूंगा। जब भी एमपी आएगा तो एमपी में से एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक तो एमपी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप हमेशा प्रेफर कीजिएगा परीक्षा धाम। ये नहीं देखना है कि सर मेरा मीडियम इंग्लिश है, मेरा मीडियम हिंदी है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। फोकस करना है आपको परीक्षा धाम के ऊपर। साथ ही साथ आपको लेके चलिए एक एमसीक्यूज की बुक, और इसके लिए मैंने आपको बताया अवनीश सर की जो अभ्यास पुस्तिका है, अभ्यास पुस्तिका, इससे बेस्ट अभी कोई ऑप्शन एज सच मार्केट में नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप मैटर यहां से पढ़ने के बाद में इसके थ्रू क्या कर ले, एमसीक्यूज लगा ले। इज दैट क्लियर? तो एमपी में तो दोस्त मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताऊंगा, ठीक है, आपको सारा का सारा एमपी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इज अबाउट कि सर जब बात आती है ज्योग्राफी की, अब ज्योग्राफी में क्या करें सर, बहुत बड़ा ज्योग्राफी है। देखिए अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हम लोग इस वाले सेगमेंट को देखिएगा तो बहुत फैक्चुअल चीजें, कुछ नहीं करना है आपको, लुसेंट उठानी है और जो 4-5 पेजेस शुरुआत में दिए हुए उन 4-5 चीजों को पढ़ के जाना है, बस बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इज दैट क्लियर? फैक्चुअल। और थोड़ा सा भी आप चाहते हैं कि इन डिटेल पढ़ना है, थोड़ा सा भी चीजों को आगे की तरफ देखना है, तो ये उत्कर्ष क्लासेस की ज्योग्राफी यूनिट 3 की एक बुक है। और इस बुक की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ सब्जेक्ट मैटर ही नहीं दिया हुआ, सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ इसमें क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट मैटर के साथ यदि आप देख पा रहे हैं तो यहां पर लिखा है सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है सर, अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। दैट मींस टॉपिक पढ़िए, टॉपिक पढ़ने के साथ ही आप क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो होगी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। अदरवाइज पढ़ते जा रहे हैं, और मैंने आप लोगों से कहा कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन लेने के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज की करना, जब मेंस की बात हो तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो लुसेंट को नहीं भूलना है, साथ ही साथ आप प्रिफर करेंगे उत्कर्ष क्लासेस की यूनिट 3 की भारतीय भूगोल की जो बुक है। नेक्स्ट इसके बाद में यदि मैं बात करूं, देखिए मिनरल, वाटर रिसोर्सेस, एल नीनो, ला नीनो, बेसिक चीजें हैं यार। जब इन चीजों को आप देखेंगे ना तो ज्योग्राफी में तो मैं मान के चल रहा हूं कि 90% क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी आते हैं, और ये 90% क्वेश्चंस तो आपसे बनने ही बनने चाहिए। एक आध दो क्वेश्चन में मान के चल रहा हूं कि थोड़े से हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए, जिनको सॉल्व करने में, जिन पर बात करने में आपको क्या हो, प्रॉब्लम हो। तो आपको 90% ज्योग्राफी तो पढ़ के जाना है, बहुत ईजी है। और जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन, तो क्यों इधर उधर दिमाग लगाना है भाई, हम सीधा ग्रीन रेवोल्यूशन पर जाएंगे, 5 से 7 फैक्ट देखेंगे, इन 5 से 7 फैक्ट को ही क्या करेंगे सर, कवर करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब देखिए, यदि इस पूरी चीज में मैं बताऊं आप लोगों को क्या आपको पढ़ के जाना ही जाना है या क्या आपको छोड़ना नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा सर। इस चीज में नहीं छोड़ना है हम लोग क्या, पॉपुलेशन, क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें नहीं छोड़ के जाना है सर एनर्जी, क्या याद रखना है,
रैंक याद रखना है, ठीक है। इंडिया और एमपी की रैंक क्या है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड देखेंगे। इज दैट क्लियर? दूसरा, कौन कौन से इनसे रिलेटेड या किसी स्पेसिफिक मिनरल से रिलेटेड माइंस होती है, बस ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। फिर उसके अलावा सर हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे जो आपका क्लाइमेट वाला पोर्शन दिया हुआ है। देखिए अल्नीनो लानीना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या प्रीलिम्स में सब कुछ पढ़ना है? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो सबसे इजी चीजें उन पर क्या करना है, फोकस करना है। यहां पर आप माउंटेन्स पर फोकस कीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन माउंटेन्स, और यदि मैं कहूं तो रिवर्स पर फोकस कीजिएगा बस। बाकी चीजें जो हिल्स प्लेट्यूज दिए हुए इनको आप अवॉइड कर सकते हैं, बट रिवर्स से हम लोग जानते हैं। अब रिवर्स में भी आपको ध्यान रखना है, इंडिया की रिवर्स को इन डेप्थ नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है इन डेप्थ? बिकॉज सर एमपी में रिवर्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बट इन केस यदि पीएससी ने थोड़ी सी चालबाजी भी दिखाई तो भी हमसे क्वेश्चन गलत ना, इसलिए हम लोग रिवर वाले पोर्शन को यहां से स्पेसिफिकली पढ़कर जाएंगे। नाउ नेक्स्ट चीजों की यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट में आता है आपका ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। अब ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश क्या है भाई? तो सर अगेन पूरा का पूरा पढ़ना है। और एमपी ज्योग्राफी अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट लगता है मुझे पूरे एमपी की जब मैं बात करता हूं, क्योंकि चीजें सीधे सीधे हम देख सकते हैं, विजिबल होती है चीजें। इज दैट क्लियर? तो एमपी ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना है आपको। देन इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 की। अब देखिए यूनिट 5 इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। एमपी भी आ गया आपका, एज वेल एज इंडिया भी आ गया आपका। पढ़ना तो सब कुछ है सर, पर जब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो क्या पढ़ के जाएंगे आप? कंस्टिट्यूएंट असेंबली, पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है भाई। इज दैट क्लियर? कंस्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ के ही जाना है आपको। फिर पढ़ के जाना है आपको प्रेसिडेंट को, छोड़ नहीं सकते इसको भी आप। फिर आप किसकी बात करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। पढ़ना ही पढ़ना है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है जो आपके लूसेंट में ही लिखे हुए हैं, तो अवॉइड नहीं करना है। देखिए 3 सोर्सेस पे आप फोकस करेंगे बेसिकली। एक तो मैं बात करूं परीक्षा धाम की, दूसरी बात करेंगे आप लूसेंट की, तीसरी बात करेंगे आप एमसीक्यूज की। ये 3 चीजें जो होगी आपके 60 से 70% प्रश्नों को क्या कर देगी? सही कर देगी। तो यदि आप पीएससी के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 3 चीजें आपके टेबल पर होना इज कंपलसरी, क्योंकि इन 3 चीजों के बिना आज की डेट में आप देखेंगे तो पीसीएस का प्रीलिम्स निकालना इज क्वाइट टफ। इसलिए आप फोकस करेंगे इन 3 सोर्सेज में। बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में और बहुत अच्छे सोर्सेस है। इज दैट क्लियर? नाउ फिर हम किसकी बात करेंगे सर? फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे तो पंचायती राज देखेंगे आप कहीं ना कहीं क्या है एमपी के कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट चीजें। दूसरा गुड गवर्नेंस, प्रिविलेंट टॉपिक है सर, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस पढ़ना भी क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे पंचायती राज की। तो हम लोगों ने बात करी किसके साथ? पंचायती राज की। साथ ही साथ हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। इन दोनों चीजों को पढ़ना, इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी देख के जाएंगे हम लोग। तो ये चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस यूनिट में। चलिए नेक्स्ट यूनिट की यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट यूनिट में, चलिए नेक्स्ट यूनिट से जाने से पहले अब एक पूरे स्ट्रेटजी में देखिएगा उत्कर्ष आपके कैसे हेल्प करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट 2026 एग्जामिनेशन के लिए प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करें, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, जो 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए उत्कर्ष ने एक बहुत स्पेशल बैच लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड संपूर्ण 8.0। ये जो संपूर्ण 8.0 है मेरे दोस्त, अपने आप में बहुत यूनिक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बैच सिर्फ ऑफलाइन बैच नहीं होता है। ये बैच कैसा है सर? लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, जिसमें ए से लेकर जेड तक आपको सारी की सारी आधुनिक सुविधाएं दी जाती है। साथ ही आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे अनुभवी टीचर आपको पढ़ाएंगे जिनको 10-10, 12-12 साल का क्या होता है एक्सपीरियंस होता है। तो देखिए कि उत्कर्ष क्या हेल्प कर सकता है सर? तो उत्कर्ष आपकी हेल्प करेगा संपूर्ण 8.0 के माध्यम से। नेक्स्ट चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 6 को, इकोनॉमी। इकोनॉमी वाला पोर्शन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता दूं, उन पर फोकस कीजिएगा। एमपी वाले में तो सब कुछ पढ़ के जाना है, एमपी वाले में तो कुछ छोड़ के जाना ही नहीं है, सारा पढ़ के जाएंगे सर। इंडियन इकोनॉमी की यदि हम लोग बात करें तो आप इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ के जाएंगे? देखिए जब इंडियन इकोनॉमी की बात होती है तब आपको पढ़ के जाना है एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट। एग्रीकल्चर में भी कौन सा प्रोड्यूस जो है बेसिकली कौन सी क्रॉप कहां पर होती है,
इंडिया की और एमपी की रैंक वर्ल्ड वाइड क्या है, एमपी की रैंक इंडिया में क्या है, वर्ल्ड वाइड यदि आप देखेंगे तो वर्ल्ड में इंडिया की रैंक क्या है, ये दो चीजें आपको पढ़ के जानी है एग्रीकल्चरल क्रॉप से। फिर किस स्पेसिफिक रीजन में किस तरह की क्रॉप जो है वो उगाई जाती है, इस पर फोकस करेंगे आप। फिर साथ ही साथ आप देखेंगे तो एमपी के लिए रिजर्व बैंक और कॉमर्शियल बैंक, ये बैंकिंग सिस्टम वाला जो चीजें है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो बैंकिंग सिस्टम पढ़ के जाइएगा आप। इसके अलावा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो टॉपिक लिखा है आपका शार्क एंड आसियान, कितने मेंबर्स हैं, कब स्थापना हुई, रिसेंटली एडेड मेंबर कौन सा है इनका, ये चीजें बस पढ़ के जाएंगे आप। मुख्यालय कहां पर है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। साथ ही साथ जब ट्रेड पॉलिसीज की बात आती है तो ये देखेंगे इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन सा है, इंडिया किसको सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, इंडिया कहां सबसे ज्यादा क्या करता है सर, माफ कीजिए, इंडिया कहां पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, कहां चीजें इंपोर्ट करता है, इतनी चीजों को ही आपको देख के जाना है। मतलब क्या है, आई मीन टू से कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की, बहुत ज्यादा सिलेबस को खींच के देखने की जरूरत नहीं है। हमको एग्जाम क्रैक करना है, ना कि एमपीपीएससी का मास्टर बन जाना है, ठीक है। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आता तो सब कुछ है, बट द प्रॉब्लम इज कि सर एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको उस प्रॉब्लम को अवॉइड करना है। उसके लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी, अब ये स्मार्ट स्टडी क्या है, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल अच्छे से स्मार्ट बन के बिल्कुल रणवीर सिंह की तरह क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, नहीं भाई। स्मार्ट स्टडी का मतलब बस ये होता है कि आपको पता हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये पता होता है आपको कि किस चीज पर आप पर फोकस करना चाहिए, किस चीज को आप अवॉइड कर सकते हैं, ये होती है स्मार्ट स्टडी। और ये जो स्मार्ट स्टडी वाला फेज है ना मेरे दोस्त, ये एकदम से नहीं आता है। इसके लिए आपको कई बार पीवाईक्यूज देखना होता है, इसके लिए आपको सिलेबस को कई बार पढ़ना पड़ता है, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर आप जो एक जनरल वे ऑफ स्टडी होता है उससे कहीं ना कहीं पहुंचते हैं स्मार्ट स्टडी के लेवल पर। तो इनिशियली यदि आपसे कोई कहे कि स्मार्ट स्टडी करना है या मैं स्मार्ट स्टडी करता हूं, तो आप कह दीजिएगा कि भाई इस मिथ में मुझे नहीं फंसना है। मैं तब तक अपने आप को नहीं कहूंगा कि मैं स्मार्ट स्टडी कर रहा हूं जब तक कि मुझे पीवाईक्यूज का आइडिया नहीं, जब तक कि मुझे सिलेबस का आइडिया नहीं, जब तक कि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे लिए क्या पढ़ना जरूरी है, क्या मैं छोड़ सकता हूं, उसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो इस पूरी यूनिट में है तो सर बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, पढ़ना भी सब कुछ है, क्योंकि एग्जामिनर ने कोई फिक्स थोड़ी किया है कि यहां से क्वेश्चंस पूछेगा यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपको फोकस किन चीजों पे करना है, जिन चीजों से एग्जाम ने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे हैं, जिन चीजों से आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, उन चीजों पर क्या करेंगे आप फोकस करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज अबाउट साइंस, एनवायरमेंट एंड हेल्थ। देखिए कितना इजी टॉपिक दिया है, हमने पूरे चीजों को एनालिसिस किया, एनालाइज करने के बाद में हमको समझ में आया कि सर जब बात आएगी साइंस की, हम फोकस किस पर करेंगे, हम फोकस करेंगे सर बायोलॉजी पर। पूरी साइंस की क्लास में जब भी आप साइंस पढ़ने बैठो, ठीक है, और इन केस ये चीजें तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यदि आपका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तब आप किस चीज पर फोकस करें, आप फोकस करेंगे बायोलॉजी के ऊपर। बायो पढ़ के जाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती उनको देखेंगे, बाकी चीजों को अवॉइड करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सर एनवायरनमेंट की, और एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया कि एनवायरनमेंट में क्या चीजें पढ़नी होती है। एनवायरनमेंट में भाई सिंपली कुछ न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछ लेगा जो कि बायोलॉजी एनवायरनमेंट दोनों का पार्ट है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सर कि ये जो प्रॉब्लम्स है, देखिए हमने क्या डिसाइड किया था, हमने क्या डिस्कस किया था, बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस आते कहां से एग्जाम में, तो क्वेश्चंस इन्हीं चीजों से आएंगे भाई। आपको देखिए सिलेबस का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि आप सिलेबस यदि पढ़ के जाते हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आपकी प्रिपरेशन होती है, तो फिर एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि भाई सिलेबस के बियॉन्ड पेपर नहीं गया है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था या फिर सिलेबस के बाहर की बहुत सारी चीजें पढ़ ली आ गई है एग्जाम में, इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने सिलेबस ही बहुत ध्यान से नहीं देखा है। जब आप सिलेबस बहुत ध्यान से देखते हैं तब आप इजीली समझ में आएगा सर एक एक क्वेश्चन पीसीएस का होता है जो सिलेबस में ऐसे आता है। हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपके कैपेसिटी के बियॉन्ड चले जाते हैं या फिर हमारे रिच वहां तक नहीं हो पाती है, नहीं लोड लेना है भाई।
क्यों उन तक चीजों तक अपनी रीच बढ़ाना है, क्यों उन चीजों को कवर करना है? जब पीएससी खुद बोलता है कि भाई कट ऑफ जाना है आपका 80 से लेकर 85 के बीच में, मतलब आपको यह समझना है ना कि 80 से 85 क्वेश्चन में आपको 15 से 20 क्वेश्चन की जो मार्जिन है वो तो पीसीएस खुद दे रहा है। सारे के सारे क्वेश्चंस थोड़ी सॉल्व करना है आपको। आपको सिंपली किस चीज को ध्यान रखना है? आपको सिंपली ये चीज ध्यान रखना है कि सर 50 से लेकर 60% क्वेश्चंस तो क्या होंगे? इजी आएंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे? इजी क्वेश्चंस होंगे। अभी 60-50% क्वेश्चन है, इसका मतलब यह है कि सर 30 से लेकर 40% क्वेश्चंस जो हो सकते हैं ये क्या हो सकते हैं सर? डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये सुनो, डिफिकल्ट भी नहीं कहना चाहूंगा, मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, 20 से 30% कर लीजिएगा इनको। सर 20 से लेकर ये जो 30% क्वेश्चंस होते हैं ये मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मेरे दोस्त, जिनसे बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट तो नहीं होते हैं, बट हाँ ये क्वेश्चंस इतनी एबिलिटी तो रखते हैं, इतनी कैपेसिटी तो रखते हैं कि आपको कंफ्यूज कर दें। तो आपको ध्यान रखना है कि सर 50 से 60% क्वेश्चंस कैसे है? बहुत इजी है, और इन क्वेश्चंस को आप सही कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन में आप ह्यूमन एरर वाली प्रॉब्लम से बच जाइएगा, तो फिर इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगेन वन ऑफ द मिथ इज कि बच्चे बोलते हैं कि सर प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि मेरे तुक्के सही नहीं लगे। अरे भाई सिंपल सी बात है, आप एक बात बताइए कि किसी भी इंडिविजुअल की यदि बंदा आंख बंद करके भी तुक्के लगाता है तो भी भाई ऑक्यूपेंसी होती है ना कुछ, कि 50% तो आप देख के लगाएंगे फिर भी सही कर देंगे। तो भाई आपने तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। द प्रॉब्लम इज कि आपने ये जो 50-60% चीजें इजी थी जो कि आप पढ़ के गए थे, जो कि आपको आ रही थी, उनमें से ही क्या कर दिया आपने? चीजों को गलत कर दिया है। अब जब इन्हीं में आप गड़बड़ कर देंगे सो ऑब्वियसली यहां पर तो ऐसा होगा नहीं। जो मॉडरेट क्वेश्चन है या जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जिनमें से आप जितने में ए और बी में कंफ्यूज थे और आपने बी लगाया और बी ही सही रहा, कुछ क्वेश्चंस इसमें से गलत होंगे। कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं 10 to 20% जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको रेशियो देखना पड़ेगा। सर यहाँ पर 50% ऑक्यूपेंसी होती है, यहाँ पर मान लो 20 to 30% ऑक्यूपेंसी होगी। मतलब यदि आपने 10 क्वेश्चंस ऐसे आए जो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज थे तो उसमें से भी आपकी ऑक्यूपेंसी 30% हुई, 10 में से 3 क्वेश्चन तो सही होगी ही होगी भाई। बट द प्रॉब्लम इज इन दीज क्वेश्चंस, बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जो 50 से 60% क्वेश्चन इजी है उनको गलत नहीं करना है। फिर एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हैं सेम प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट जो है वो फेस करेगा यहाँ पर, तो उसके रिगार्डिंग आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये तो एक बेसिक चीजें हुई जिनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज अबाउट इंटरनेशनल, नेशनल एंड करंट इवेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए, करंट अफेयर्स की हम लोग बात कर ही रहे थे, और जब करंट अफेयर्स की बात हो तब अवनीश सर का नाम आप भली भांति जानते हैं। सर क्या नाम है? अवनीश सर, ठीक है। अवनीश सर का नाम अपने आप में कैसा नाम है जो एमपीपीएससी करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एमपी के करंट पढ़ेंगे आप लोग तो अवनीश सर की क्लास कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगी। और आप अवनीश सर की यदि बुक भी पढ़ लेते हैं जो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग सर ने पब्लिश किए, तो बुक अपने आप में गागर में सागर भरने का काम करती है। दैट मींस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व कर ही देगी। करंट अफेयर्स में भी किन चीजों पर? जैसे भाई हमने देखा स्पोर्ट्स पर, अब लिखा तो करंट अफेयर्स है सर, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें कोई स्पेसिफिक ईयर की बात तो भूल जाइए आप। हो सकता है आपसे 2017 का कोई क्वेश्चन पूछ ले, 2016 का कोई क्वेश्चन पूछ ले, पर जो कुछ बहुत कोर एरियाज है पीसीएस के जहां से पीसीएस क्वेश्चन पूछता है, लाइक स्पोर्ट्स, यहां से क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। कभी कभार पीसीएस पूछ लेता है बुक्स, कोई रिसेंट बुक है, इन बुक्स से क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए आपके। कई सारे अवार्ड्स होते हैं, एमपी में कई सारे अवार्ड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे अवार्ड देती है, उन अवार्ड वाले सेक्शन से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तो एक क्या किया आपने? स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट पढ़ लिया, एक क्या किया आपने? बुक्स पढ़ ली, एक क्या देख लिया आपने? अवार्ड्स देख लिया। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्या होते हैं सर? अपॉइंटमेंट होते हैं कि भाई आरबीआई का गवर्नर किससे बनाया गया, जैसे नो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है सर हमारे लिए? जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी कि भाई आरबीआई का गवर्नर किसे बना दिया गया, अब देख सेबी में किसे अध्यक्ष चुना गया, इस तरह की चीजें कुछ इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से कुछ चीजें पढ़ लीजिएगा।
बस इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए, कौन सा साइक्लोन आया है इस बार वो पढ़ेंगे हम लोग। साथ साथ ये देख के जाएंगे कोई ऐसी स्कीम रही है क्या पूरे साल में, पिछले 2 साल में, जो बहुत फेमस रही है, उन चीजों को पढ़ जाएंगे। बेसिक चीजें हैं, यदि आप 5-7 पेजेस में भी इन डेटा को कंपाइल कर लेते हो तो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ इंडेक्स पढ़ लेंगे हम। अब देखिए, जब भी आप करंट अफेयर्स की बुक उठाएंगे तो उसमें भर भर के इंडेक्स दिए होते हैं, नहीं पढ़ना है हमको। हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ना है हम लोगों को, एचडीआई इंडेक्स पढ़ना है हम लोगों को, ये सुनो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है सर, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इनको पढ़ लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। ये तो पढ़ने के लिए तो पूरी बुक रखी हुई है, सब पढ़ना नहीं है हमको। इज दैट क्लियर? तो करंट अफेयर्स के लिए अवनीश सर की क्लासेस मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? नाउ इसके बाद में हम देखें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब अगेन मैं कहूंगा कि हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एनालिसिस देखा है, एंड अकॉर्डिंग टू दोस एनालिसिस यदि मैं बात करूं सर, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो कहां से आते हैं? कंप्यूटर से। और भाई कंप्यूटर में जो बेसिक चीजें है, लिखा है एग्जामिनर ने, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक चीजें पूछेगा वो आपसे। बट द प्रॉब्लम इज कि इन बेसिक चीजों में ही क्या कर जाते हैं हम, गड़बड़ कर जाते हैं। सो आपको कोशिश करना है कि आप इन बेसिक चीजों में तो गड़बड़ नहीं करेंगे, ये सुनो। क्योंकि सर ये बेसिक चीज ऐसी है ना कि यदि इनमें हमने गड़बड़ कर दिया तो फिर हमारे बाहर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिक कंप्यूटर लिखा है, कोई चीज पढ़े ना पढ़े हम लोग कंप्यूटर वाले सेगमेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बस आपको क्या करना है, करंट में कोई ऐसी न्यूज जो बहुत ज्यादा प्रचलित थी या बहुत ज्यादा न्यूज में रही है कोई चीज, वो पढ़ के जाना है आपको। क्योंकि आईसीटी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है ना, अपने आप में एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें करंट से क्वेश्चंस आने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अब फिर उसके बाद में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पढ़ रहे हैं, डीप फेक पढ़ के नहीं जा रहे हैं, तो एग्जामिनर की गलती नहीं है इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं आप लोग, और आपको ये नहीं पता है कि जो हम लोग सोर्स यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, कई सारे आजकल ऐसे एप्लीकेशंस आ गए, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो बहुत जरूरी हो गए हमारे लिए, ये सुनो। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन, उनको आपका मास्टर नहीं बनना है आपको, ठीक है? आईटी के सेक्टर में नहीं जाना है आपको, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको गेन करनी। रोबोटिक्स के पिता किसे कहा जाता है, कौन से नए नए रोबोट बनाए गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित इंडिया का रोबोट कौन सा है, कौन सा पहला हिंदी भाषी रोबोट है, कौन सा रोबोट इंडिया ने रेलवे के लिए बनाया है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। तो इन बेसिक इंफॉर्मेशन को ही क्या करना है आपको, पढ़ के जाना है। अब एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि साइबर सिक्योरिटी से संबंधित एक्ट कौन सा है, अब बताइए इससे इजी क्वेश्चन कुछ होगा? जब टॉपिक सामने वाले ने साफ साफ लिख के रखा है, उसने उस एक्ट के अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं पूछी है आपसे, उसने सिंपली क्या पूछा है, उसने पूछा है कि भाई ये जो एक्ट है ये कब आया था। बहुत इजी क्वेश्चन था अपने आप। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की। स्टूडेंट्स जो होते हैं 24 घंटे में से 18 घंटे सोशल नेटवर्किंग साइट पर रहेंगे, बट द प्रॉब्लम इज कि उनसे पूछ लिया जाए कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, व्हाट्सएप किस ग्रुप से संबंधित है, नहीं पता बात है। तो भाई द प्रॉब्लम इज नॉट कि सर कुछ क्वेश्चंस तो इतने डिफिकल्ट थे कि हमसे नहीं बन पाए, द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट कि सर जो क्वेश्चन हम बना सकते थे, जो क्वेश्चन 24 घंटे 365 दिन हमारे सामने थे, उन क्वेश्चंस को हम गलत करके आ गए। तो अगेन यूनिट 9 इज ऑल अबाउट बेसिक्स, बहुत आपको इन डेप्थ नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी जिनको आपको पढ़ के जाना है। क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो मैंने देखा है उस स्टूडेंट्स को इसी चीज का होता है। किस चीज का? कि सर यूनिट 9 का। तो आप फोकस करेंगे, बेसिक पढ़ के जाएंगे, आप बहुत इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे। अगेन मान के चलते हम लोग सर कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं, तो ट्रस्ट में 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे इजीली बन जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे, 1-2 क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं बना पा रहे होंगे। तो उन 1-2 क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको छोड़ना है, उनका स्ट्रेस नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? नाउ चलिए इसके बाद में हम लोग लास्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट अगेन की बात कर लेते हैं, दैट इज अबाउट ट्राइब्स ऑफ एमपी। अब अगेन एमपी आ गया भाई, तो यहां से तो मैं फिर कहूंगा कि एमपी है तो एमपी से तो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि पीसीएस का प्रीलिम्स आपका क्रैक हो, तो एमपीपीएससी के एमपी के जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली वो तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। और इस यूनिट का मैंने देखा है स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा फोबिया है
सो यूनिट 10 आ गई है, अब कहाँ से ट्राइब्स पढ़ेंगे, कहाँ से क्या चीजें कवर करेंगे। तो अगेन मेरे दोस्त स्ट्रेस नहीं लेना है, सोर्स नहीं है, कहाँ से पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, मार्केट में जाओगे हजारों सोर्स मिल जाएंगे, हजारों सोर्सेज में लाखों इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं, क्या सब कुछ इन डेप्थ घुस घुस के पढ़ेंगे? चलिए पढ़ लिया आपने, आप बहुत इंटेलिजेंट है, बट द प्रॉब्लम इज ना कि क्या एग्जाम में उनको कर पाएंगे हम लोग। तो इसलिए चीजें वही पढ़ो जो एग्जाम में आती है। बहुत सारा डेटा पढ़ने से, उन डेटा को याद करने से, उसका स्ट्रेस लेने से काम नहीं होता है। तो अगेन सबसे इंपॉर्टेंटली आप किस चीज पर फोकस करेंगे? तो रिसेंटली आप यूट्यूब पर जाएंगे, तो यूट्यूब पर आपको सौरभ यादव सर की क्या मिल जाएगी? सौरभ यादव सर की सर आपको क्लास मिल जाएगी। सौरभ यादव सर की क्या मिल जाएगी? क्लास मिल जाएगी। बाइलिंगुअल क्लास है, टेंशन नहीं लेना है। यदि आप बुक देखना चाहते हैं तो अगेन अवनीश सर की ट्राइब्स की जो बुक है उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, वो मिल जाएगी। बस ये दो चीजें कर लीजिएगा, 10th यूनिट का ट्राइब्स का जो फोबिया है आपके दिमाग से अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सिंपली ये सारी चीजें देखने के बाद में, पैटर्न देखने के बाद में, एग्जाम का सर एनालिसिस देखने के बाद में, इन यूनिट्स को डिस्कस करने के बाद में एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, दैट इज अबाउट कि सर एग्जाम का स्ट्रेस लेने से काम नहीं होगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने से काम नहीं होगा। एग्जाम में काम तब होगा जब हम लोग अच्छी चीजें पढ़ेंगे, ऑथेंटिक चीजें पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू एग्जाम एंड सिलेबस पढ़ेंगे, तभी कहीं आप ये कह पाएंगे कि हाँ सर आई एम प्रीटी श्योर कि मैं इस बार प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्या कर लूंगा, क्रैक कर लूंगा। देखिए मार्केट में बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, और आज की डेट में डेटा या मटेरियल की तो कहीं कमी है नहीं। आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में गूगल कीजिएगा, किसी टॉपिक का नाम डालिएगा, 50 पेजेस मिल जाएंगे जिसपे हजारों इंफॉर्मेशन होगी। बस आपको यह समझना है कि वो इंफॉर्मेशन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इतनी चीजों का आपको समझना है ना। कुछ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो हम लोग डील करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में बार बार आता है, दैट इज अबाउट कि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हम भी जानते हैं इस चीज को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली बात है, कि फर्स्ट अटेम्प्ट का जो फोबिया होता है वो अलग ही लेवल का होता है। सर पहली बार एमपीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे चीजों को कवर करेंगे। तो अगेन आई एम सेइंग कि बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है भाई स्ट्रेस लेने की जरूरत? क्योंकि सिंपली देखिएगा एमपीपीएससी का जो पूरा का पूरा एग्जाम है ये होता है उस टाइम ड्यूरेशन का, कि इनिशियल पेपर जो है आपका, फर्स्ट पेपर जो है, उस 2 घंटे में आप कितना एनर्जेटिक है, उस 2 घंटे में आप कितना स्टेबल है। यदि आप स्टेबल है, यदि आप एनर्जेटिक है, यदि आपको एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं है, तो ट्रस्ट में आप कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो सही नहीं हो रहे थे आपके, उनको भी क्या कर जाएंगे आप? सही कर जाएंगे। बट हाँ, यदि आप उन 3-4 डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखकर डर गए, तो कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको इजी लग रहे थे इनिशियली, बट बाद में आप उन्हीं में कंफ्यूज हो गए और फिर एट दी एंड क्या हुआ सर? उन्हीं को गलत करके आए। तो फोकस करेंगे कि बेसिकली हम लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना है, अवॉइड करना है, जो भी इररिलेवेंट चीजें हमारे पास में उन चीजों से दूर रहना है। दोस्तों से मिलना जुलना बहुत ज्यादा, नेगेटिव बातें सुनना बहुत ज्यादा, स्ट्रेस लेना, डिमोटिवेट होना, इन सब चीजों को क्या करना है? अवॉइड करना है। एक बात ध्यान रखेंगे हम कि हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ाई की है, एग्जाम में जो हम करेंगे वो हमारा बेस्ट करेंगे, इसके अलावा किसी थर्ड चीज के ऊपर आपको देखना नहीं है बेसिकली। नाउ यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो अगेन आई विल ट्राई कि अगले कुछ मिनट में मैं आपका ये फोबिया भी दूर कर दूं। कैसे दूर करेंगे इस फोबिया को? देखिए टेंशन क्या होती है कि सर फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस है, सर इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना कंपटीशन है, इतनी सारी चीजें हैं। बिल्कुल लोड नहीं लेना है भाई उस चीज का। वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूं कि किन चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं, कौन सी चीजें आपका स्ट्रेस मैनेज करने का काम करेगी। चलिए देखिएगा, सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे सर? सबसे पहले अगेन इस चीज पर मैं फोकस करना चाहूंगा, दैट इज अबाउट क्रिएट अ स्टडी प्लान। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी। क्यों? क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे, आपको जब तक ये नहीं पता है कि कल सुबह उठ के मुझे क्या पढ़ना है, कल मुझे कितने घंटे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है मुझे लेके चलना है, तब तक प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको क्या करना है? एक प्लान बनाना है। तो आप सिंपली अपना एक प्लान बनाएंगे, सिलेबस को कवर करना है गुरु। ओके, तो प्लानिंग करेंगे आप। डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू फेजेस।
आपको अलग अलग पार्ट्स में, देखिए सिंपली साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आप एकदम से बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं डेविएट हो जाओगे, डाइवर्ट हो जाओगे। नहीं, कुछ स्टेप्स में, कुछ स्टेजेस में अपने आप को क्या करना है, अपने प्रिपरेशन को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? सो सर, फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस। सबसे पहला काम होगा कि एटलीस्ट एक बार हम सबसे पहले क्या काम कर ले सर, सिलेबस कंप्लीट कर ले। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब क्या करें हम, रिवाइज एंड सॉल्व पीवाईक्यूज। अगेन जो हमने पहले ही आपसे कहा था कि पीवाईक्यूज इज वन ऑफ दी वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ योर प्रिपरेशन। इसके साथ साथ यदि मैं आप लोगों से कहूं तो अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है सर, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपका जितना भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी आपने पढ़ा है, वो कम से कम 3 बार क्या किया हो आपने, रिवाइज किया। कम से कम 3 बार, इससे एक बार भी कम नहीं करना है आपको। कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर पाए उतनी बार रिवाइज करना है। क्योंकि अगेन कहा जाता है रिविजन इज द की टू सक्सेस। यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में तो रिवाइज, रिवाइज एंड ओनली रिवाइज। साथ ही क्या करेंगे सर, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर उस सिलेबस को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और देखिए चीजें थोड़ा सिंपल करते हैं। सपोज कीजिए फर्स्ट रीडिंग में आपको 50 दिन लगे, ये सुनो। जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करोगे, ये दिन हो जाते हैं 30, फिर ये दिन हो जाते हैं 20, फिर ये दिन हो जाते हैं 10, ये सुनो। अब जैसा कि हम लोग बात करें कि सर हमारे पास में ऑलमोस्ट 50 to 60 डेज है, इन 50 to 60 डेज में हम कैसे डिवाइड करें? अभी तक जब से पीसीएस का नोटिफिकेशन आया है तब से आई होप कि आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। नहीं की है इन केस, या फिर उतना कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ पाए तो भी टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पर जो क्या करेंगे हम लोग, कम करेंगे। सर पहला रिवीजन जो हम लोग करेंगे, या पहला जो रीडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे 25 डेज में। फिर हम कोशिश करेंगे सर कि 15 दिनों में अगेन चीजों को क्या करें, कंप्लीट कर ले एक बार रिवाइज करके। दिन फिर क्या करेंगे सर, 10 दिनों में एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि हम चीजों को क्या करें, फिर से रिवाइज करें। देखिए इन बिटवीन आपको लग सकता है कि नहीं मैंने पढ़ लिया या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बट मैंने बता दिया कि कैसे उन हर्डल से आप अपने आप को दूर रखेंगे ना। फिर साथ में क्या करेंगे सर, इसके साथ में बहुत जरूरी है कि हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यदि एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे मेरे दोस्त तो अगेन वही चीजें होगी कि आप सीधा बैटल फील्ड में जाकर यदि लड़ोगे तो फिर हार जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस वाली जो चीजें होती है वो बैटल फील्ड में उतरने से पहले की जाती है। तो आपको इस चीज पर फोकस रखना है कि सर एमसीक्यूज को कंटिन्यूअसली साथ में लेकर चलना है। साथ ही साथ क्या करेंगे सर, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड फोकस ऑन वीक एरियाज। जो चीज देखिए कई बार क्या होता है, हम उन चीजों को पढ़ने लग जाते हैं जो चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है, पर ध्यान रखिएगा इट इज नॉट अबाउट कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, इट इज अबाउट सिलेक्शन, इट इज अबाउट एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। तो एमपीपीएससी एग्जामिनेशन में आपको क्या अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता है, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से एरिया आपके वीक हैं। तो जो एरियाज वीक है आपके उन पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। कैसे पता चलेगा आपको कि आपके कौन से एरियाज वीक हैं? उसके लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको बताएगी कि आपको किन चीजों को क्या करना है, पढ़ना है, किन चीजों पर आपको फोकस करना है, किन चीजों को बार बार रिवाइज करना है, कौन से एरियाज आपके बहुत स्ट्रांग है, कौन से एरियाज आपके वीक है। इज दैट क्लियर? नाउ एक चीज क्या करेंगे सर, एक बहुत चीजें होती है जो हमने देखा अभी भी कि हम कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे, दैट इज अबाउट ह्यूमन एरर्स। हम कहते हैं ना कि सर ह्यूमन एरर है, हो जाती है, नहीं करेंगे भाई। जो बेसिक चीजें हैं, स्ट्रेस नहीं लेना, अपने आप को एंजाइटी नहीं आने देना, अपने अंदर डिमोटिवेट नहीं होना, बहुत बेसिक चीज है। नेगेटिव चीजों से दूर रखना अपने आप को, बहुत बेसिक चीज है। तो इन चीजों को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ह्यूमन एरर को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। और ये ह्यूमन एरर को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके नाउ डोंट रीड टू मच। अब ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट आपके दिमाग में हमेशा चीजें होती है कि ये पढ़ लू, वो पढ़ लू, यहां से पढ़ लू, वहां से पढ़ लू, यूट्यूब पर ये लेक्चर देख लेता हूं, यहां से ये चीजें कर लेता हूं। बट ट्रस्ट मी, पीसीएस के लिए इतना परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों नहीं है? हमने अभी देखा कि आपके 50 से 60 क्वेश्चंस जो होंगे वो तो भाई इजी होंगे, और ये 50 से 60 क्वेश्चंस जो होंगे, जो भी आपके पास में सोर्स है, जो भी सोर्स हमने डिस्कस किए, लुसेंट, परीक्षा धाम, एक एमसीक्यूज की बुक एमपी के लिए कोई भी, अवनीश सर की आपको क्या पढ़ना है, बुक पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए, सौरभ यादव सर की यूनिट 10th के लिए बुक पढ़ेंगे। इसके अलावा जो चीजें किसी एक क्या करेंगे हम लोग, नोट्स को प्रेफर करेंगे,
हो सके टाइम हमारे पास में बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, एक कोई स्टैंडर्ड बुक होगी उसी को पढ़ना है। देखिए सिलेक्शन का एक तरीका होता है जिसे मैं बार बार कहता हूं, दैट इज अबाउट लिमिट योर सोर्सेस। आपको हमेशा इस चीज पर फोकस करना है कि आप अपने सोर्सेस को क्या करेंगे, लिमिट करेंगे। बहुत ज्यादा इधर उधर के सोर्सेस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ते हैं या फिर जो आप पढ़ेंगे इन फ्यूचर, वो ये मान के चलना है आपको कि सफिशिएंट है, उसके अलावा एक्स्ट्रा सोर्सेज की बात नहीं करनी है। सो दैट इज व्हाई इसको हमने ऐड किया, दैट इज अबाउट कि डोंट रीड टू मच, कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अवॉइड रीडिंग ओनली योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। ये हमने पहले भी कहा कि सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को नहीं रीड करेंगे, अपने वीक एरियाज पर भी क्या करेंगे, आप फोकस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, डोंट इग्नोर हेल्थ। अब ये एक बहुत मेजर इश्यू है जिसको कई सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। नहीं करना है भाई अवॉइड। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हेल्दी रहोगे तो ही एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से, प्रॉपर आपका लंच डिनर ना करने की वजह से, अच्छा पानी ना पीने की वजह से कई बार क्या होता है, तबियत खराब हो जाती है। और आपकी जो आपने साल भर से मेहनत करी, जो आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो, वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। दैट इज वाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड योर हेल्थ। आप अपने हेल्थ को क्या करेंगे, बिल्कुल मेंटेन करके रखेंगे। हेल्थ यदि मैनेज्ड है आपकी तो एज सच पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है। यदि हेल्थ इश्यूज है तो फिर प्रॉब्लम होती है गुरु। दैट इज वाई आप कोशिश करेंगे कि अपने आप को हेल्दी रखेंगे। आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे, फालतू का स्ट्रेस नहीं करेंगे, अच्छी ये देखेंगे, अच्छी ये सोचेंगे, अच्छी चीजें करेंगे बेसिकली। नेक्स्ट इज अबाउट स्टे कंसिस्टेंट एंड पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। यदि आप अपनी चीजों को लेकर, अपने सोर्सेस को लेकर, अपने स्टडीज को लेकर क्या है सर, पॉजिटिव है, तो फिर चीजें अगेन आपके लिए क्या हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, साथ ही साथ क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। देखिए जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं ना तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। स्ट्रेस जो होता है अपने आप क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। पर जब आप पॉजिटिव नहीं है, जब आप सर 4 दिन पढ़ते हैं फिर 5 दिन पढ़ाई बंद, 2 दिन पढ़ते हैं फिर 3 दिन पढ़ाई बंद, इसकी वजह से कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको क्या करेगी, पॉजिटिव बनाएगी। इसके बाद में चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट कि यदि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, आपको कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, आपको क्या करना है सर, अपने सब्जेक्ट मैटर को, अपने मैटर को जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको क्या करना है, लिमिट करना है। बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, काम की चीजें पढ़ने से सिलेक्शन होता है। जो एग्जाम में चीजें आती है उसको पढ़ने से सिलेक्शन होता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि 50-60 क्वेश्चंस इजी रहेंगे सर। आपके जो 5 से 10% क्वेश्चंस रहेंगे, 10 से 20% क्वेश्चन जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उनका स्ट्रेस नहीं लेना है। कई बार ऐसा होगा कि आपको आपके भैया दीदी जो होंगे वो बोलेंगे कि भाई ये जो एक क्वेश्चन था ये इस बुक से आया था। इसके चक्कर में आपको बुक या वो नोट्स परचेस करके नहीं लाने हैं, क्योंकि उस एक क्वेश्चन को नहीं देखना है आपको, बाकी 8-9 क्वेश्चंस को देखना है। कहीं वो 8-9 क्वेश्चंस जो है एक बुक पढ़ने के चक्कर में, एक क्वेश्चन सही करने के चक्कर में उन क्वेश्चंस के साथ गड़बड़ी ना हो जाए। क्योंकि हो सकता है वो एक क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा ना आए, हो सकता है दोबारा उस बुक से वो क्वेश्चन ना आए, बट आपके 8-9 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो आपके सिलेक्शन में ये दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो इन बेसिक चीजों को ध्यान रखेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको क्या करना है। ना चलिए नेक्स्ट, एक और चीज आप फेस करेंगे, उससे पहले समझिए, जैसा कि हमने कहा कि भाई क्या जरूरी है हमारे लिए जरूरी है सर प्रैक्टिस, हमारे लिए जरूरी है सर एमसीक्यूज। तो उत्कर्ष अगेन आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आया है, दैट इज अर्जुना टेस्ट सीरीज। अब ये अर्जुना टेस्ट सीरीज जो है सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में आपके लिए अवेलेबल है। तो उत्कर्ष जितनी हो सकता है उतनी आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करा है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस होगा इसका, और इस नॉमिनल प्राइस में ही आपको मल्टीपल टेस्ट्स मिल जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। सो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? और उसमें उत्कर्ष क्या करेगा सर, आपकी अर्जुना टेस्ट सीरीज के थ्रू हेल्प कर रहा है ना। चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस, दैट इज अबाउट कि सर हाउ टू प्रिपेयर विद जॉब। जॉब के साथ में कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं। अब जॉब कर रहे हैं आप और आपको प्रिपरेशन भी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए
मैं मान के चल रहा हूँ, कुछ चीजें हम लोगों को अज्यूम करनी पड़ेगी। मैं मान के चल रहा हूँ कि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, जब आप पीसीएस 2025 का एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप डिसाइड कर चुके हैं, आप डिसीजन ले चुके हैं कि हाँ आपको प्रिपरेशन करना है। पर आपको ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि योर कंडीशंस आर नॉट सेम कंडीशंस लाइक अदर्स। क्यों सर? क्योंकि बाकियों के पास में 24 घंटे का टाइम है, आपके पास में आपकी जॉब छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो उन जॉब के 8 से 10 घंटा मानते हो तो आपके पास में 14 से 16 घंटे का टाइम है। तो आप 8 से 10 घंटे का मार्जिन यहाँ पर खो देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा सीरियसनेस की जरूरत है, आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। इज दैट क्लियर? तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा लीनियंट करने की कोशिश करते हैं, कैसे आप अपना टाइम को मैनेज करेंगे बेसिकली। ओके, सो चलिए मैं मान के चलता हूं कि आप एक वर्किंग पर्सन है, हो सकता है कि आप गृहिणी हो, कि आप भाई घर में काम करते हो। आई थिंक घर पे काम करना है, घर का काम करना भी एक जॉब है जिसमें 7 से 8 घंटे आपको पता नहीं चलेंगे कि कब छोटे छोटे कामों में आपके निकल जाते हैं। सुबह शाम का खाना बनाना, बहुत सारे और भी काम होते हैं, बच्चों को देखना, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये जो स्ट्रेटजी है हमारी, ये जो प्लानिंग है, ये उन लोगों के लिए होगी जो 8 से 10 घंटे की जॉब कर रहे हैं, साथ ही साथ उन महिलाओं के लिए भी होगी जो क्या है सर, गृहिणी है बेसिकली। तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई आप, हम लोग जनरली पहले जॉब के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि आप 9 से ऑफिस जाते हो, ठीक है, 9 से लेकर 5 तक क्या होता है सर, आप लोगों की जॉब होती है, ठीक है, या फिर 10 से क्या होती है आपकी जॉब स्टार्ट होती है, 10 से 5 बजे तक क्या होती है आपकी जॉब होती है। इज दैट क्लियर? अब इसमें 1 घंटा मैं पहले का छोड़ देता हूं क्योंकि सर 9 बजे तक का जो समय होता है वो तो आने जाने से लेकर के प्रिपेयर होने से पहले या फिर रेडी होने से टाइम चला जाता है। साथ साथ 5 बजे तो सर आ जाते हैं, बट आते से ही पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं। थोड़ा सा लीनियंट रखेंगे इस शेड्यूल को हम लोग। 6 बजे से मान के चलते कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया, 10 बजे से आपका काम स्टार्ट हो रहा है, 5 बजे आपका काम खत्म होता है, पर आप 9 बजे घर से निकल जाते हैं या फिर 9 बजे से आप रेडी होना स्टार्ट हो जाते हैं, 9:30 तक रेडी हुए, 10 बजे तक ऑफिस पहुंचते हैं, 5 बजे आपका काम खत्म हो जाता है, 6 बजे तक आप जैसे तैसे घर पहुंच जाते हैं। अब इसी बीच में आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, और भी बहुत सारी चीजें करना होगी आपको, ये सुनो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि आपकी कंडीशंस जो है वो दूसरों से डिफरेंट है, दूसरों के जैसी कंडीशन आपकी नहीं है। तो आप अपने आप को कैसे पढ़ने लिखने में, कैसे आप उसको चीजों में इन्वॉल्व करेंगे, तो इस चीज को ध्यान समझिएगा। अब मैं मान के चल रहा हूं यदि आप 9 बजे ऑफिस जाते हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 छोड़ दीजिए, एग्जाम हमारे सर पे है, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा यहां पर कि आप 4 बजे उठ जाते हैं। 4 AM को क्या हो गया, आप उठ गए। अब 4 से सर 5 बजे के बीच में आप आपकी जो डेली एक्टिविटीज है वो करके फ्री हो जाते हैं। ये सुनो, चाय पीना, फ्रेश होना, दुनियादारी की चीजें, नींद खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठंड का समय है, तो इस 1 घंटे में आपने सब कुछ कर लिया। इज दैट क्लियर? फिर आपको क्या करना है, 5 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर कम से कम 8 बजे तक, कम से कम 8 बजे तक कंटिन्यूअसली क्या करना है, पढ़ना है। कम से कम 8 बजे तक कंटिन्यूअसली पढ़ना है। व्हेन आई एम सेइंग कंटिन्यूअसली पढ़ना है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, वैसे तो हमारे पास में 4 घंटे हैं, बट इसमें हो सकता है आप बार बार उठना बैठना ये सारी चीजें हो, ठीक है, घर पे है आप, यदि वर्किंग प्रोफेशनल है, और स्पेशली यदि विमेन है तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो मान चलते कि 5 से 8 तक आप पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने 3 से 4 घंटे का समय, यदि 9 बजे का हम टाइम ले रहे हैं तो 3 से 4 घंटे का समय आपने निकाल लिया। अब इन 3-4 घंटों में क्या करना है आपको, सिंपली ध्यान रखिएगा, यदि मान के चलते हम लोग 3 से 4 घंटे हमारे पास में है सर, तो हम सबसे पहला सब्जेक्ट लेके चलेंगे एमपी, चाहे कुछ हो जाए, एमपी को पढ़ना छोड़ना नहीं है। एमपी ही वो चीज है जो आपकी नैया पार कराएगा। तो एमपी पढ़ेंगे सर सबसे पहले तो हम लोग 1 से 1.5 घंटा क्या करेंगे सर, हम 1 से 1.5 घंटा क्या करेंगे सर, हम लोग एमपी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आएंगे 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटे से 1.5 घंटा, 1 to 130 आवर्स हम क्या पढ़ेंगे सर, लूसेंट, या फिर मैं जैसे बोल दूं जीएस पढ़ेंगे आप, जीके और जीएस जो आपको कहना है वो पढ़ेंगे। यहां पर आप क्या पढ़ रहे हैं, एमपीजीएस। अब मैं एमपीजीके नहीं लिख रहा हूं क्योंकि चीजें जो हो रही है कंपैरेटिवली आप देख रहे हैं, एग्जाम का जो स्तर है वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है। तो एमपीजीएस पढ़ते हैं आप 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा,
3 से 4 घंटे के अकॉर्डिंग प्लानिंग है आपकी। तो यदि आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो फिर 1 घंटा एमपी, 1 घंटा क्या करना है आपको, लुसेंट या जीएस पढ़ना है आपको। और यदि आप मान लीजिए 4 घंटा पढ़े तो फिर 1.5 घंटा एमपी पढ़ना है, 1.5 घंटा क्या पढ़ना है आपको, लुसेंट पढ़ना है। फिर आप क्या करेंगे सर, जो 1 घंटा आपके पास में बचा हुआ है, 1 आवर जो आपके पास में बचा हुआ है, इस लास्ट 1 आवर में आप क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन करने के लिए प्रैक्टिस करना, सिलेक्शन करने के लिए एमसीक्यू सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आप पढ़ तो ले रहे हैं, यहाँ पर क्या हो पा रही है, आपकी प्रैक्टिस हो पा रही है, ये बहुत जरूरी है। और आप यदि डेली ध्यान रखिएगा 50 से 100 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, 50 से 100 एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका बहुत बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। तो आपका चलिए मॉर्निंग वाला टाइम तो गया सर, 6 बजे घर आ गए, अब क्या करें, बहुत सारे काम होते हैं। तो 3-4 घंटे आपने यहाँ निकाल लिए, आपको 3 से 4 घंटे ही क्या करना है, इवनिंग में निकालना है। 3 से 4 घंटे इवनिंग में निकालना है। देखिए ये जो टाइम है अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, एंड साइंटिफिकली प्रूवन है कि 6 से 8 घंटे की नींद इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा नहीं सोना है आपको, ठीक है। और अभी सोएंगे तो फिर जागेंगे कब, ओके। इसलिए आपको 6 से 7 घंटे क्या करना है, नींद लेना है, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है अभी आपको। तो सर सोना भी टाइम से, क्योंकि 4 बजे उठ रहे तो ऑलमोस्ट 10 बजे तक क्या करना है हमको, सोना है। इस टाइम पर कोशिश करेंगे हम लोग कि 5 बजे जब आप घर पहुंच जाते हैं, तो 5 बजे घर पे पहुंचने के बाद में मैं मान लेता हूं कि 5:30 से आप पढ़ने बैठ गए। यदि आप 5:30 से भी पढ़ने बैठ जाते हो और इसके बाद में आप मान लीजिए यदि आप 8:30 तक भी पढ़ते हो, तो इन बिटवीन आपने ऑलमोस्ट 3 घंटे और निकाल लिए, ये सुनो। तो 3 से 4 घंटे वहां पर, 3 से 4 घंटे आपके यहां पर आपने निकाल लिए। अब यहां पर क्या करेंगे सर, तो यहां पर आपने एमपी पढ़ा, यहां पर आपने जीके पढ़ा। अगेन चीजों को क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि यहां पर सर 1 यूनिट लेके चलेंगे हम आईसीटी, 1 घंटा आईसीटी पढ़ेंगे, 1 घंटा हम पढ़ेंगे बेसिकली सर ट्राइब वाला पोर्शन पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आते हैं। फिर 1 घंटा जो होगा सर हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, क्या पढ़ेंगे, 1 घंटा करंट अफेयर्स। तो ये 3 घंटे में क्या कर लिया आपने, अपने आप को अगेन डिवाइड कर लिया। सो देखिए अब ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि सबके अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रेटजी है ये फिट ना बैठे, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, बेसिकली आपकी कैपेसिटी कितनी है, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि आप कितना टाइम जो है वो दे पा रहे हैं किसी भी चीज को। क्यों ये चीजें बोल रहा हूं मैं, बिकॉज आप देखेंगे कि सर सारे ही यूनिट से क्वेश्चंस तो आने हैं एग्जाम में, और जब आप एक चीज को बार बार पढ़ते रहेंगे, देखिए जनरली क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स ये करते हैं कि 10 दिन मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, अगले 10 दिन पॉलिटी पढ़ूंगा, अगले 10 दिन एमपी पढ़ूंगा, अगले 10 दिन ये पढ़ूंगा, अगले 10 दिन वो पढ़ूंगा। जनरली मेरा मानना ऐसा होता है कि आप जितनी बार रिवाइज कर सको चीजों को, जितनी बार आप रिवीजन कर सको, उतना आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियरी होगी चीजें। तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के खत्म नहीं करना है, आप ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट एक साथ लेके चल रहे हो। जब आप यहाँ पर जीएस पढ़ रहे हो, जब आप यहाँ पर आईसीटी, यहाँ पर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप ट्राइब्स पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आप पैरेलली लेकर चल रहे हैं। तो यदि 50 दिन इन सारे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ेंगे कंटिन्यूअसली, तो इसमें यह होगा कि कोई टॉपिक, कोई पेज पे कोई इंपॉर्टेंट चीज थी, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि सर ये स्पेसिफिक टाइम मैंने डिसाइड किया, आप जब भी मन होगा उस बुक को उठाएंगे। जैसे मान लीजिए आप यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, डेली 50 दिन पढ़ेंगे आप 1-1 घंटा, और ये सफिशिएंट टाइम है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए। अब शुरुआत में हो सकता है 30 घंटे तक आपको एक बार बुक पढ़ पाया, पर जब एक बार आप 30 घंटे में अच्छे से उस बुक को पढ़ लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप 5 घंटे में पूरी बुक पढ़ पाएंगे। फिर आप ऐसा समय आ जाएगा कि आप एक दिन में उस पूरी बुक को क्या कर सकते हैं, पेजेस पलट सकते हैं। तो सफिशिएंट, जितनी बार चीजें आपकी आंखों के सामने से होकर गुजरेगी, उतना ही चीजें आपके लिए एग्जाम में क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर 3 से 4 घंटे बचाने हैं, यहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे क्या करने हैं, बचाने हैं। ये उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है। समय नहीं है, समय ना होने के बाद भी हमारे पास में इतना टाइम बच जाता है कि यदि हम थोड़ी सी सिंसियरिटी के साथ में टाइम का यूज करें, तो हम अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए, आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया। यदि आप वर्किंग प्रोफेशन, इसमें हो सकता है कि 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो जाए कि सर मैं तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती, तो आप चाय पीते भी पढ़ सकते हैं भाई।
आप यदि खाना खा रहे तो भी मोबाइल में वीडियो चला लीजिए अवनीश सर का, सौरभ सर का, उसको देखते रहिए। कोई हो सकता है ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आप सुन लो जो आपके दिमाग में रह जाए और एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर आपको मार्जिन मिल जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन ओनली यू कि आप कितना डेडिकेटेड है, आप कितना चाहते हैं कि एग्जाम आप क्रैक करें इस बार। तो आप फिर इन 3 घंटे का 7 घंटे भी, 3 घंटे का 4 घंटे भी निकाल लेंगे, 4 से 5 भी निकाल लेंगे। ऑफिस में भी जब टाइम मिलेगा आपको तब भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। और मुझे तो लगता है इट इज नॉट ऑल्सो अबाउट मोटिवेशन, इट इज जस्ट अबाउट कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन आप करोगे। इज दैट क्लियर ना? चलिए, तो आई थिंक अब आपको समझ में आएगा कि जॉब के साथ आप कैसे बेसिकली अपनी चीजों से डील कर सकते हैं ना। चलिए, एक और चीज देखिए हम लोग, दैट अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अब अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि टाइम मैनेज कैसे करेंगे। तो देखिए, वैसे तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर कई सारे स्कॉलर्स बहुत अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब ये टाइम मैनेजमेंट बेसिकली हम लोग दोनों ही लोगों को फोकस में लेकर चले। सपोज कीजिए यू आर जस्ट नॉर्मल स्टूडेंट, कि आप सिंपली आपका एक ही काम है, प्रिपरेशन करना है। हो सकता है आप वेटरन स्टूडेंट हो कि आप बहुत समय से चीजें कर रहे हो सकता है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो कि सर जॉब भी करना है साथ में पढ़ना भी है। तो मैं सारी ही चीजों को एक साथ समझ के आपको बताता हूं कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन में टाइम मैनेज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए, टाइम मैनेज करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है सर? वेस्ट हो रहा है। इसलिए जो प्रीवियसली हमने चीजें की है वो करना बहुत जरूरी है। आप प्लान कीजिए कि कहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहां पर आप अननेसेसरी चीजों में टाइम ज्यादा लगा दे रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया, आज यदि आपने रील स्क्रॉल करना स्टार्ट किया तो कब आपसे 1 के 2 घंटे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अननेसेसरी चीजों को क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। यदि इन जनरल में कहूं तो बहुत इजी हो जाता है टाइम को मैनेज करना जब आप 24 आवर्स को, 24 आवर्स है हमारे पास में, माफ कीजिएगा, कितना समय है सर हमारे पास में? 24 आवर्स है। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा था यही 24 आवर्स अंबानी जी के पास में भी, यही 24 आवर्स एलन मस्क के पास में भी है। बट वो लोग भी टाइम मैनेज करते हैं ना भाई। कैसे मैनेज करते हैं? तो अगेन आई एम नॉट बिलीवर ऑफ वेरी हार्ड थिंग्स। मुझे चीजें बहुत लीनियंट पसंद है कि आप अपने आप को बहुत प्रेशराइज नहीं करेंगे, नहीं तो अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा, अननेसेसरी एंजाइटी होने लगेगी। तो आप सिंपली क्या कीजिए, इन चीजों को 8-8 घंटों के शेड्यूल में डिवाइड कर लीजिए। कि सर शुरुआत में क्या करूंगा मैं, 8 घंटे मैंने लिखा दिए अपने सोने के लिए। चलिए, ठीक है, वैसे तो ये समय ऐसा है कि अब आपको सोना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैंने दे दिया कि चलिए अब 8 घंटे सो जाते हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज्यादा तो आपको 1 मिनट भी नहीं सोना है अब, ठीक है। हाँ, कम सो सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 घंटे सर मान लीजिए सर कि आप जॉब करते हैं या फिर आपकी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं वो करने में चले जाते हैं। कई स्टूडेंट हो सकते हैं जो क्लास जाते हैं, तो क्लास में जाने में 5-6 घंटे कब चले जाते हैं नहीं पता चलता है। 8 घंटे सोना है, 8 घंटे हमको ये सब करना है। दोस्तों के साथ चाय पीने भी जाना है भाई, ठीक है, तो अब वो चाय पीने के टाइम को लिमिट करना है आपको। अब ये जो 8 घंटे, ये कोर 8 घंटे बच जाते हैं आपके पास पढ़ने के लिए। आप सोच के देखिए, 24 घंटे में से ना तो आपने इसमें कुछ कटौती की है अभी, ना तो आपने नींद में कुछ कमी की है अभी। दोनों ही चीजें क्या है, मोर देन सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी काम होगा, ऐसी कोई भी आपकी डेली एक्टिविटीज होगी जिसमें 8 घंटे चले जाते होंगे। ये 8 घंटे जाते कहीं, यदि आप जॉब करते हैं तो फिर ठीक है चीजें कि सर काम करते हैं वहां पर ये चली जाती है। बट यदि आप एक स्टूडेंट है जिसका एक ही टारगेट है वो है पढ़ना, तो फिर आप ये 8 घंटे कहां पर वेस्ट करते हैं? आप ये 8 घंटे वेस्ट करते हैं कैफे में, या आप 8 घंटे वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या आप 8 घंटे वेस्ट करते हैं सर लेजीनेस में, ठीक है। बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कहीं पर टाइम वेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। 4 से 5 घंटे सफिशिएंट होती है यदि आप सिर्फ डेली एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो फिर भी 8 घंटे है आपके पास। सोच के देखिए, 8 घंटे बहुत समय होता है पढ़ने के लिए। 8 घंटे यदि आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, ठीक है, यदि आप 8 घंटे ईमानदारी से पढ़ते हैं तो 8 घंटे मोर देन इनफ टाइम है। बहुत समय होता है 8 घंटे, बहुत चीजें बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं आप। पर इट इज ऑल अबाउट कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो भाई। सब चीजें उस पर डिपेंड करेगी कि हाँ सर एग्जाम क्रैक करना है, कुछ बोलेंगे हाँ सर करना है, बस कर ही रहे हैं। देखिए, प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है ना जो कभी खत्म नहीं होती। प्रिपरेशन आप 2 साल भी कर सकते हैं, 10 साल भी कर सकते हैं, 15 साल भी कर सकते हैं।
इट इज ऑल अबाउट कि आप कितने कंसर्न है, इट इज ऑल अबाउट कि आप लिटरली चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो ये 8 घंटे निकालना आपके लिए या 8 घंटे पढ़ना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अब यदि आप मान लीजिए कि आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप लिटरली चाहते हैं कि 25 का जो एग्जाम होगा मेरा लास्ट एग्जाम होगा, इसके बाद मुझे दोबारा एग्जाम देना नहीं है, तो फिर आप इस चीज को लिमिट करेंगे। आप 8 की जगह 6 घंटे सोएंगे, आप 6 की जगह 8 की जगह 7 घंटे सोएंगे, 7 की जगह 6 घंटे सोएंगे। आप ये जो कैफे में यदि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर यदि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यदि फालतू के आलसी में दोस्तों से मिलने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको लिमिट करेंगे आप। क्यों? क्योंकि भाई इतना डेली एक्टिविटीज में टाइम नहीं लगता है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से अपने आप को क्या करेंगे, आप रोकेंगे। फिर क्या, अच्छा इससे मैं बता दूं कि इससे आप कैसे अपने आप को रोकेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। आपको प्लान बनाना है। क्या प्लान बनाएंगे आप? सिंपली ये देखेंगे कि कहां पर आपका जो टाइम है वो टाइम क्या होता है सर, वेस्ट होता है। लिखेंगे इस चीज को। अरे भाई लिखेंगे और डेली लिखेंगे। देखिए शुरुआत में इसको इंप्लीमेंट कर पाना इज क्वाइट टफ, पर जब आप 8 दिन तक कंटिन्यूस लिखेंगे ना कि यार मैं चाय पीने जाता हूं तो वहां टाइम वेस्ट करता हूं, डेली 8 दिन तक आप सेम चीज, यार मैं सोशल मीडिया पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट करूं, डेली 8 दिन तक लिखिएगा। तो आपका जो इनर कंसाइंस है ना, आपका कंसाइंस आपको बोलेगा कि भाई बस कर, अब पढ़ाई स्टार्ट कर दे, एग्जाम आ गया। तो आप टाइम वेस्ट करने को नोट करिए, कब मैं कहां पर कितना टाइम क्या कर रहा हूं, वेस्ट कर रहा हूं। फिर यहां से टाइम, वो जो वेस्ट टाइम हो रहा है आपको, उसको रिड्यूस करेंगे। तो 8 घंटे में से भी एक आध 2 घंटे एक्स्ट्रा निकाल पाए तो आप 8 की जगह 10 घंटे पढ़ पाएंगे। अब इस 10 घंटे का आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। सो 8 से 10 घंटे पढ़ना बहुत इजी है आपके लिए। 8 से 10 घंटे पढ़ने में कोई बहुत डिफिकल्टीज आपको नहीं आएगी, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना नहीं पड़ेगी बेसिकली। सो इट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। बट अगेन डिपेंड्स ऑन योर, वी कैन से कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते। आपकी नीयत बताएगी कि आप 8 घंटे यूटिलाइज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। बहुत लीनियंट टाइम टेबल है, बहुत अच्छे से आप इसको क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो।